गुड मॉर्निंग साथियों, नमस्कार। स्वागत आप सभी का, सुप्रभात सभी को। जुड़े हुए सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन है। और आज जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, संडे का दिवस है और आज अपन एक मैराथन सेशन करने वाले हैं। और इस मैराथन सेशन में आप लोगों के वैसे तो एक यूनिट है बड़ी, लेकिन आपके 2 पॉइंट है आपके सिलेबस के, जिसमें एक जो बिंदु है वो है मानव रोग एवं स्वास्थ्य और एक बिंदु है प्रतिरक्षा तंत्र वाली। ठीक है, तो मानव रोग और स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा तंत्र, ये 2 यूनिट जो है वो आज आपकी कंप्लीट होने वाली है। और इन दोनों यूनिट से आप एग्जाम में मान के चलिए फाइनली आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि आज की जो मैराथन सेशन है, इस मैराथन सेशन से आप लोगों को एग्जाम में 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सभी को गुड मॉर्निंग। मेरे साथ जुड़े हुए साथियों को सालू गुड मॉर्निंग, अलका गुड मॉर्निंग, रूपचंद गुड मॉर्निंग, आनंददीप कौर गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग। नारायण, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए तो बढ़ते हैं अपन सेशन की ओर और अपना सेशन जो है वो अपन प्रारंभ करते हैं। आज का ये जो बेहतरीन अपना सेशन है, बहुत ही आनंद आने वाला है। लेकिन उससे पहले कि मैं सेशन को प्रारंभ करूं, आप लोग जो है थोड़ा सा शेयर कर दीजिए क्लास को, क्योंकि ये जो सेशन है ये कैसा है, मैराथन है यार। ठीक है, चलिए। हाँ भाई उमराव, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करता हूं आज के इस बिंदु को। और आज का जो बिंदु है अपना, ठीक है, इस पर मैं चर्चा प्रारंभ करता हूं। अब आ जाइए दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मानव रोगों की। किसकी बात कर रहे हैं? मानव रोगों की बात करें तो हेडिंग आप लगाएंगे, नोट्स बना लेना साथ में, मानव रोग। साथ में नोट्स बनाओगे तो पूरा का पूरा क्लास में याद हो जाएगा, मानव रोग। अब मानव रोग जो आ गया वहां मानव रोग और स्वास्थ्य आ गया। कौन आ गया? स्वास्थ्य आ गया। और रोग जो आएगा वहां और भी बहुत सारी चीजें होंगी, तभी रोग आए हैं इसका मतलब। तो आराम से अपन चर्चा करेंगे, बहुत ही स्लोली कंप्लीट इन दोनों यूनिट्स को आज अपन पूरा करेंगे इस मैराथन में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि मानव, एक शब्द यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक शब्द आपको दिया हुआ है दोस्तों, मानव शब्द। क्या दिया हुआ है? मानव। मानव बोले तो मनुष्य, सबको पता है भाई। मानव बोले तो मनुष्य, जो कैसा है? कशेरुकी है। कैसा है? कशेरुकी। संकोडेटा का सदस्य है। कशेरुक दंड पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। वैज्ञानिक नाम पूछे तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस। होमोसेपियंस क्या हो जाएगा? वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ठीक है, एक शब्द जो दिया हुआ है अपने को अगला, वो दिया हुआ है रोग। कौन सा शब्द दिया हुआ है? रोग शब्द दिया हुआ है। रोग शब्द क्या है? रोग जो है दोस्तों ये होती है एक अवस्था। रोग क्या होती है? अवस्था। आज से कहे कि रोग क्या है, तो रोग एक अवस्था है। कैसी अवस्था? एक ऐसी अवस्था, एक ऐसी अवस्था। रोग एक अवस्था है। कैसी अवस्था है? एक ऐसी अवस्था जिसमें, एक ऐसी अवस्था जिसमें जिसमें शरीर के जिसमें शरीर के प्रभावित अंग, शरीर के प्रभावित अंग या भाग सुचारू रूप से कार्य नहीं करें तो यह अवस्था ही क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। रोग कहलाती है। यह अवस्था ही क्या कहलाती है? रोग कहलाती है। ये बात समझ में आई क्या? रोग होता क्या एक्चुअल में? तो एक्चुअल में रोग होता है शरीर की एक अवस्था है। शरीर की क्या है? रोग जो है वो शरीर की एक अवस्था है, जिसमें हमारे शरीर के कोई भी प्रभावित अंग या कोई भी प्रभावित जो भाग है वो सुचारू तरीके से क्या नहीं कर पाता है? कार्य नहीं कर पाता है दोस्तों, वो अवस्था रोग होती है। ठीक है, अब बात आती है कि साहब ये रोग उत्पन्न कौन करता है? यानी कि हम बात करेंगे कि रोग उत्पन्न करने वाले, तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव, रोग उत्पन्न करने वाले जीव या पदार्थ क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग कारक। या इन्हीं को हम क्या कह सकते हैं? रोगों को जन्म दे रहे हैं इसलिए रोग जनक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोग जनक। ये बात नोट करो।
ठीक है, कि रोग कारक या रोगजनक कौन है? रोगों को जन्म देने वाले पदार्थ कौन है दोस्तों? रोगों को जन्म देने वाले पदार्थ जो है वो क्या कहलाते हैं? रोग कारक कहलाते हैं। ठीक है, रोग कारक कहलाते हैं। इतनी बात आपने नोट कर ली, और इतनी बात नोट कर ली तो अब चलते हैं। ये तो बेसिक सी मैंने बात बताई आप लोगों को, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अब हम चलते हैं आगे की ओर। मुझे एक बार आप कमेंट्स करके बताइए प्लीज कि ऑडियो और वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार आप कमेंट्स करके मुझे बताएं, ऑडियो और वीडियो में कोई समस्या तो नहीं है? जल्दी बता दीजिए एक बार, उसके बाद ही मैं आगे चलूंगा। ओके है? हाँ, मनराज कह रहा है सर लास्ट यूनिट पूरी होगी क्या? नहीं हुई है, आज संडे है इसलिए मैराथन सेशन लेके आया हूं। कल मंडे को वापस जो अपनी इकोलॉजी चल रही थी, मंडे को वापस जो इकोलॉजी अपन ने जहां छोड़ी थी, इकोलॉजी का तीसरा पार्ट जिसमें वो खत्म होने वाली है, वो अपना कल चलेगा। ये आज संडे है इसलिए आपको एक्स्ट्रा बोनस, आप कहते हो ना सर एक्स्ट्रा ले लिया करो ताकि जल्दी कोर्स हो जाए, ये वो वाला मामला है। तो आपकी आज 2 यूनिट पूरी हो जाएंगी, कल मंडे को इकोलॉजी का तीसरा पोर्शन होते ही आपकी इकोलॉजी पूरी हो जाएगी। तो ये लो, आपके 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर कितनी 3 यूनिट हो गई। ठीक है, ओके है, नो प्रॉब्लम सर। ठीक है, फिर चलता हूं मैं आगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिए दोस्तों, हमने कहा कि जो रोग फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? रोग जनक कहलाते हैं या रोग कारक कहलाते हैं। तो अब हमारा बिंदु हो गया रोग कारक। क्या हो गया? रोग कारक। सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो रोग फैलाते हैं ना, वो होते क्या है, कौन है, क्या मामला है ये, यानी कि रोग कारकों का मामला क्या है, हम सबसे पहले ये बात यहां पर सीखेंगे। दोस्तों, रोग कारक का मतलब हो गया रोग जनक, रोगों को उत्पन्न करने वाले, रोगों को जन्म देने वाले। तो पहली लाइन तो लिखो रोग कारक में कि ऐसे सूक्ष्म जीव, ऐसे सूक्ष्म जीव या पदार्थ। मैं पदार्थ क्यों कह रहा हूं? आप कहेंगे साहब पदार्थ क्यों बोल रहे हो? पदार्थ बोल रहा हूं मैं विषाणु के लिए। किसके लिए? विषाणु के लिए, क्योंकि विषाणु जो है वो निर्जीव अवस्था में भी पाया जाता है, इसलिए। तो लिखो ऐसे सूक्ष्म जीव या पदार्थ जो मनुष्य में या जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, जो मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, रोग कारक, रोग कारक या रोगजनक, रोग कारक या रोगजनक, या इंग्लिश में पैथोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैथोजन कहलाते हैं, पैथोजन कहलाते हैं। तो जो डिजीज उत्पन्न करते हैं वो कहलाते हैं पैथोजन। रोग कारक को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पैथोजन कहते हैं, ध्यान रखना, पैथोजन। ठीक है, ओके दोस्तों, ये जो पैथोजन है, रोग कारक है, ये सूक्ष्म जीव है, रोग फैलाने वाले हैं। ध्यान दें, होते कौन है, पैथोजन है कौन, कि साहब किसको हम पैथोजन कहें? ये तो बात समझ में आ गई कि पैथोजन या रोगजनक या रोग कारक ऐसे सूक्ष्म जीव या सूक्ष्म पदार्थ होते हैं जो रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन हम पैथोजन कहें किसको? तो देखिए पैथोजन कौन होते हैं। तो अगली बात लिखेंगे, हमारे शरीर में, हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले, हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले, यानी कि बाहर से प्रवेश करने का मतलब है कि जो पहले से हमारे शरीर के अंदर उपस्थित नहीं है, पहले से किसी भी स्थिति में वो हमारे शरीर के अंदर नहीं है, और या ना कभी आया हो पहले। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ से मतलब है बाह्य पदार्थ। तो हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले, बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। अब देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करते हैं, जो भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में बाहर से आते हैं, वो सारे ही रोग फैलाने वाले नहीं होते हैं। इसलिए हम सभी को पैथोजन या रोगजनक या रोग कारक नहीं कहेंगे। कैसे? आप कहेंगे सर ये बात कैसे? तो ये ऐसे, हम दही खाते हैं और दही के अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया होते हैं जिनका नाम है लैक्टोबैसिलस। क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस नामक जो बैक्टीरिया है, जीवाणु है, वो हमारे लिए लाभदायक है, और वो बाहर से ही जा रहे हैं, शरीर के अंदर नहीं है, लेकिन हम दही के साथ हम बाहर से ले रहे हैं, बाहर से जा रहे हैं।
और सूक्ष्म जीव है तो क्या हम उनको पैथोजन कहते हैं? नहीं। फिर पैथोजन किन सूक्ष्म जीवों को कहेंगे जो बाहर से आते हैं? देखिए, हमारे शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर में रोग फैलाने के उद्देश्य से आते हैं, जो हमारे शरीर में रोग फैलाने के उद्देश्य से आते हैं या प्रवेश करते हैं, रोग फैलाने के उद्देश्य से प्रवेश करते हैं, रोग कारक कहलाते हैं, रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतना बताओ, बात क्लियर हुई कि नहीं कि कौन से सूक्ष्म जीव जो शरीर में बाहर से आते हैं, कौन से सूक्ष्म जीव जो शरीर में बाहर से आते हैं, जो रोग फैलाने के उद्देश्य से आते हैं। देवेंद्र कह रहा है मैं भूमिका पब्लिकेशन से पढ़ता हूं, बेस्ट बुक है। हाँ, धन्यवाद, मेरी लिखी हुई है, मेरी पुस्तक है। गुड मॉर्निंग सर, जूनियर अकाउंटेंट की एग्जाम पोस्टपोन्ड होगी क्या सर? अभी कुछ नहीं कह सकते, और आप ये सोचो भी मत कि पोस्टपोन्ड होगी। आप जो डेट है उसी पे, जब तक कोई आधिकारिक नोटिफिकेशन नहीं आता कुछ नहीं मानेंगे, ये की डेट है। और वैसे ही आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड की साख जो है वो दाव पे लगी हुई है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आगे पीछे करेंगे। ये डॉट टाइम पे ये सारी चीजें करना चाहेंगे। सामने चुनाव है, साख भी सुधारनी है, इसलिए आगे पीछे नहीं करेंगे। सही समय पर तय समय पे एग्जाम होगी, ठीक है। चले, ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यार इस क्लास को बढ़ाओ, यार सेशन को थोड़ा सा बढ़ाओ। देखो, अगर मैराथन सेशन ले रहा हूं तो मैराथन सेशन में तो कम से कम मेरी बेइज्जती मत कराओ आप लोग, ठीक है। इस सेशन के अंदर तो कम से कम आप इसको इतना शेयर करो कि बहुत सारे विद्यार्थी देखें। इतना बेहतरीन आपको कंटेंट दे रहा हूं, इतना बेहतरीन आपको पढ़ा रहा हूं, फिर भी उसके बाद भी, ठीक है। चलिए, ओके, तो अब देखिए, ये जो पैथोजन है दोस्तों, इन पैथोजनों का हम अध्ययन करेंगे तो उस अध्ययन के विज्ञान को क्या कहेंगे? तो आगे लिखो, पैथोजन बोले तो रोगजनक या रोग कारक, और पैथोजन के अध्ययन के विज्ञान को, पैथोजन के अध्ययन के विज्ञान को पैथोलॉजी कहते हैं। पैथोलॉजी कहते हैं, ठीक है। वो आपसे कहे पैथोलॉजी क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें रोग जनकों या पैथोजन का या रोग कारकों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है? पैथोलॉजी कहलाती है। ध्यान रहे दोस्तों, जब हमारे शरीर में पैथोजन प्रवेश करते हैं, बाह्य जो सूक्ष्म जीव प्रवेश करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हमारा शरीर एंटीजन कहता है। तो चाहे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, लिखो, शरीर में बाहर से रोग फैलाने के उद्देश्य से आने वाले सूक्ष्म जीवों को या पदार्थों को हमारा शरीर एंटीजन समझता है। क्या समझता है? एंटीजन समझता है। बताया भी था मैंने, जब आपको परिसंचरण तंत्र पढ़ाया था, ब्लड पढ़ाया था, तो उसमें मैंने बताया भी था कि एंटीजन क्या होते हैं, ठीक है। और ये जो एंटीजन हमारे शरीर में आते हैं, रोग फैलाने के लिए जो बाह्य पदार्थ आते हैं, जिन्हें हमारा शरीर एंटीजन समझता है, ये एंटीजन जैसे ही शरीर में आएंगे तो शरीर इनको नष्ट करने के लिए एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। तो लिखो, एंटीजन के प्रेरण के कारण, अब आप कहेंगे साहब प्रेरण का मतलब कि एंटीजन हमारे शरीर में आ गया इस कारण, ठीक है। एंटीजन के प्रेरण के कारण हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण, हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण
प्रारंभ होता है, एंटीबॉडी का निर्माण प्रारंभ होता है। क्लियर? यानी एंटीबॉडी तभी बनेंगे जब पहले हमारे शरीर में कौन आएगा? एंटीजन आएगा। जब तक हमारे शरीर में एंटीजन नहीं आएंगे तो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर है ना? ओके। अब यहां से बात आती है कि साहब ये रोग कारक कौन कौन है, ये पैथोजन कौन कौन है? तो पैथोजन या रोग कारक बोले तो जो मानव में क्या करते हैं, जो मानव में रोग फैलाते हैं, ये पैथोजन निम्न प्रकार के। एक तो हो सकता है कौन? एक तो हो सकता है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। एक तो कौन हो सकता है? जीवाणु, बोले तो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया रोग फैलाने वाला हो सकता है यानी पैथोजन हो सकता है, या हो सकता है दोस्तों विषाणु। कौन हो सकता है? विषाणु, बोले तो वायरस, वायरस हो सकता है, या फिर हो सकता है कौन? कवक। कौन हो सकता है? कवक यानी फंगी। फंगी जो है वो क्या हो सकती है? पैथोजन हो सकती है, रोग फैलाने वाला पदार्थ हो सकता है, सूक्ष्म जीव हो सकता है, या फिर प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ या फिर हो सकता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मुख्यतः ये रोग कारक जो है दोस्तों वो मनुष्य में रोग फैलाते हैं। यानी कि वो आपसे कहे कि मनुष्य में रोग फैलाने वाले जो रोग कारक है, पैथोजन है, वो कौन कौन है, तो हम कह देंगे जीवाणु भी पैथोजन है जो रोग फैलाता है, विषाणु भी पैथोजन है, कवक भी पैथोजन है, प्रोटोजोआ भी क्या है? पैथोजन है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार के पैथोजन जो है ये हम यहां पर देखने वाले हैं। 4 प्रकार के पैथोजन के विषय में क्या करने वाले हम यहां पर देखने वाले हैं। हाँ, वो फर्स्ट स्लाइड ही थी ताराचंद। ठीक है, चलिए बढ़ू आगे। ओके दोस्तों, अब देखिए हमने कहा कि रोग कारक जो है, पैथोजन जो है वो 4 प्रकार के हैं। तो पहले इन पैथोजन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर इनके द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों की बात कर लेंगे, फिर रोगों के लक्षणों की बात कर लेंगे, फिर उन रोगों के टीकों की बात कर लेंगे, फिर उन रोगों को कब लगाएंगे उसकी अवधि की बात कर लेंगे। ठीक है, तो रोग जो रोगजनक है, पैथोजन है दोस्तों, इनमें पहला पैथोजन कौन है? तो पहला है जीवाणु। पहला पैथोजन कौन है? जीवाणु है, बैक्टीरिया। तो हेडिंग लगाए बैक्टीरिया। सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे बैक्टीरिया। मैं बहुत ही आसान कर दूंगा, सारी चीजों को एकदम शॉर्ट पॉइंट्स में बांट दूंगा। जैसे जीवाणु, तो जीवाणु के बारे में, फिर जीवाणु के रोग तो पहले नाम पढ़ेंगे, फिर उनमें महत्वपूर्ण जिनकी डिटेल पूछे वो पढ़ेंगे। इस तरह से हमें इनको छोटे छोटे भागों में जो है वो तोड़ करके और फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले बात आती है दोस्तों, इस जीवाणु के बारे में आपसे क्या क्या पूछ सकता है, तो ये बातें याद रखना। पहली बात आती है कि जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु के खोजकर्ता एक वैज्ञानिक थे जो हॉलैंड के थे, जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एवी ल्यूवेनहॉक भी कहते हैं। और उन्होंने 1883 में 1883 में बोले तो 1883 में सबसे पहले हॉलैंड के वैज्ञानिक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। तो किसने की? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। तो खोज लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो आप केवल और केवल कितना नाम याद रख सकते हैं? ल्यूवेनहॉक नाम याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं? ल्यूवेनहॉक। कब की? 1883 में। कहां के थे ये? हॉलैंड के। कहां के थे? हॉलैंड। हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने सबसे पहले 1883 में जीवाणु की खोज की दोस्तों। ठीक है, लेकिन इन्होंने जीवाणु नाम नहीं दिया था। इन्होंने जीवाणु नाम नहीं दिया था। इन्होंने तो ये कहा था कोई सूक्ष्म जीव है। फिर इसके बाद में जीवाणु जो नाम दिया ना, जो टर्म है बैक्टीरिया, ये जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक तो दूसरे थे, ये थे एरनबर्ग। कौन थे? एरनबर्ग। तो आपसे पूछे कि जीवाणु नाम किसने दिया, तो जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक तो कौन थे? एरनबर्ग थे। कौन थे? एरनबर्ग थे। जबकि जीवाणु की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने की। कब की? 1883 में की। कहां के थे? हॉलैंड के थे। नाम किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। किसने दिया? एरनबर्ग ने दिया। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिन्होंने ये कहा कि रोग जीवाणु के कारण फैलते हैं। रोग जीवाणु के कारण ही फैलते हैं। ये बात किसने कही? तो ये कही लुई पास्चर साहब ने।
एक सिद्धांत दिया जिसे रोगों का जन्म मत, क्या सिद्धांत नाम दिया गया? रोगों का जन्म मत। तो आगे बात लिखेंगे कि जीवाणु से ही रोग फैलते हैं, जीवाणु से ही रोग फैलते हैं। ये किसने कहा? तो जीवाणु से ही रोग फैलते हैं, ये बात कही लुई पास्चर ने। किसने कही? तो लिखो लुई पास्चर साहब ने। लुई पास्चर ने एक सिद्धांत दिया था, वो था रोगों का जन्म मत। रोगों का जन्म मत सिद्धांत, रोगों का जन्म मत सिद्धांत इन्होंने दिया था। प्रश्न पूछे जीवाणु से ही रोग फैलते हैं, किसने कहा? ये बात बताई लुई पास्चर साहब ने। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसे रोगों का जन्म मत सिद्धांत कहते हैं। 3 बातें कर ली। जीवाणु के खोजकर्ता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक हॉलैंड के थे 1883 में। फिर बात की कि नाम किसने दिया, तो जीवाणु नाम एरनबर्ग ने दिया। फिर हमने कहा कि ये बात किसने की कि रोग जीवाणु से ही फैलते हैं, तो ये लुई पास्चर साहब ने कही और उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे क्या कहते हैं? रोगों का जन्म मत सिद्धांत। ठीक है, ओके, यस। इसके बाद दोस्तों बात आती है, जीवाणु की बात बार बार आ रही है, तो जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये आपसे पूछ सकता है। तो जीवाणु का अध्ययन, बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाएगा? ये आपसे पूछ लेगा। जैसे रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी कहते हैं, ऐसे ही बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। तो लिखेंगे बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? तो बैक्टीरिया के अध्ययन को कहेंगे बैक्टीरियोलॉजी। जीवाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। बात क्लियर है इतनी? ओके, इतनी बात क्लियर है तो आगे की ओर चलते हैं। अब यहां पर एक बहुत ही विशेष जीवाणु का नाम आता है, और इसका नाम हालांकि पहले आपको मैं बता भी चुका हूं, ई कोलाई, और इसका पूरा नाम है इलिशियम कोलाई। ये जो जीवाणु है ई कोलाई, एक क्या है? जीवाणु है। एक क्या है? जीवाणु है दोस्तों, ध्यान रखना। और ये कहां पाया जाता है? तो लिखेंगे यह मानव की आंत्र में, मानव की आंत्र में। अब चूंकि मनुष्य की आंत्र में रह रहा है, ये कहां रह रहा है? मनुष्य के आंत्र में रह रहा है, तो दूसरे जीव के शरीर में रह रहा है। खुद एक जीव है, दूसरे जीव यानी मनुष्य के शरीर में रह रहा है, तो इसे कहेंगे परजीवी। ये दूसरों पर डिपेंड है, इसलिए इसे कहेंगे परजीवी। तो हमने कहा ई कोलाई एक जीवाणु है, ये मानव की आंत्र में परजीवी के रूप में, पैरासाइट्स के रूप में, मानव की आंत्र में पैरासाइट्स के रूप में, परजीवी के रूप में क्या है? रहता है। ठीक है, मानव की आंत्र में परजीवी के रूप में रहता है, रूप में रहता है। और क्या करता है? वहां पर इंसुलिन उत्पन्न करता है, तथा इंसुलिन उत्पन्न करता है। और मैंने इंसुलिन में आपको बताया था बायोटेक में कि इंसुलिन को बाजार के अंदर हुमुलिन कहते हैं, जो इसके द्वारा प्राप्त की जाती है। तथा इंसुलिन मधुमेह रोगियों के लिए जरूरी है। इंसुलिन तथा इंसुलिन उत्पादन करता है कौन? ई कोलाई उत्पादन करता है, इंसुलिन उत्पादन करता है। तो ये देखो, ये रोग नहीं फैला रहा है, ये हमारे लिए लाभदायक है। इसलिए डायरेक्ट ये नहीं कहेंगे कि बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव, बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीव जिनका उद्देश्य शरीर में रोग फैलाना है, वो पैथोजन कहलाएंगे। रोग शब्द जरूर साथ में जुड़ेगा। ठीक है, नोट करो इतना, नोट कीजिए इतना। 12th एनसीईआरटी में दे रखा है। हाँ, कल एक बच्चे ने मुझे पूछा था क्या दे रखा है, मैं देख लेता हूँ। वो मैंने कल आपके कमेंट्स भी देखे थे, वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। साइंस में कितने टॉपिक और बचे? थोड़े बहुत ही बचे। उमेश करे सर जी ह्यूमन को टर्सरी कंज्यूमर। हाँ भाई उमेश, मैंने कल भी आपका कमेंट्स देख लिया था और मैंने स्क्रीनशॉट भी लेके रख लिया था। मैं बताता आपको, लास्ट में बताता, क्योंकि मुझे अच्छे से याद था। मैंने सामने पिनअप बोर्ड पे लिख के और टांग रखा है कि भाई मुझे ये बताना है। फिर भी आपने बीच में पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ। 12th एनसीईआरटी में आप ये कह रहे हैं कि मनुष्य को क्या क्या रखा है? तृतीयक उपभोक्ता। मैंने आपको बताया था एक तो होता है प्राथमिक उपभोक्ता, एक द्वितीयक होता है। यानी हालांकि टॉपिक के बीच में आपने पूछ लिया, ये थोड़ा आप लोग इन चीजों का ध्यान रखा करो। मुझे चीजें बताने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो टॉपिक है उसका फ्लो टूट जाता है पढ़ने वालों का, जबकि मुझे अच्छे से पता था कि ये मुझे लास्ट में डिस्कस करना है। ठीक है, और फिर नहीं बताएंगे चलती क्लास में तो फिर बच्चों के माइंड में अलग साइकोलॉजी होती है। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। और तृतीयक उपभोक्ता वे होते हैं जो केवल अपना भोजन जंतु से प्राप्त करते हैं, केवल जंतु से। जबकि मनुष्य तो पादप से भोजन नहीं लेते क्या? जंतु से मुर्गियां नहीं खाते क्या आप लोग? ठीक है, तो पादप से ले रहे हैं तो इसलिए शाकाहारी, जंतु से ले रहे हैं इसलिए मांसाहारी, इसलिए हो गया सर्वाहारी। उसको काट के सही कर लेना। ठीक है, उसको काट के सही कर लेना। चलिए आ जाओ यहाँ पे।
अरे दे दिया भाई, मेरे भाई रिप्लाई दे दिया, लेकिन आप चलते टॉपिक के बीच में मत पूछो। लास्ट में हमेशा आज के बाद मैं 5 मिनट का सेशन रखा करूंगा आपके प्रश्नों के लिए, आखिरी के। चले आ गया। अरे वो एजे मांसाहारी में रखा होगा तो फिर तो सर्वाहारी में भी शाकाहारी में भी नाम लिखा होगा कि शाकाहारी में भी मनुष्य, मांसाहारी में मनुष्य, तो उठा के एक जगह ले आओ ना उसको। ठीक है, प्रश्न गलत करके आओगे क्या? चलिए, तो ये बात हो गई किसके बारे में? जीवाणु के बारे में बात हो गई। यार फैलाओ इस सेशन को थोड़ा सा, तो यार शेयर करो। ठीक है, चलिए, तो ये बात हो गई। अब वो आपको जीवाणु के प्रकार पूछ ले, तो जीवाणु के प्रकार, हालांकि इतना डीप आपको लेकर जाएगा नहीं, लेकिन फिर भी जीवाणु के अगर प्रकार पूछे तो जीवाणु अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अंडाकार होते हैं, ठीक है, या गोलाकार हो सकते हैं, छड़नुमा हो सकते हैं, जिनको हम माइक्रोकोकाई, डिप्लोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, सर्पिलाकार को स्पाइरिलम, इस तरह से हम जानते हैं। हालांकि ऐसी चीज आपको पूछेगा नहीं इतना ज्यादा, क्योंकि आपको सीधे सीधे रोग दे रखे हैं। जो छड़नुमा होते हैं उनको कहते हैं सलाकावत यानी बेसिलस, और बेसिलस का उदाहरण है बेसिलस एंथ्रोसिस। इसके अलावा आप लोगों के कोमाकार भी होते हैं, कोमा होता है अंग्रेजी का, उसके जैसे भी होते हैं, जैसे विब्रियो कोलेरी जो होता है हेजा का, वो कैसा होता है? कोमाकार होता है। ठीक है, ओके, तो ये तो अपन ने किसकी बात कर ली दोस्तों? ये हमने जीवाणु के बारे में थोड़ा सा देख लिया, क्योंकि ये पैथोजन है इसलिए इनके बारे में जानना जरूरी है। अब बात करते हैं दूसरा हमारा पैथोजन कौन था? तो दूसरा पैथोजन हमारा विषाणु। कौन है? विषाणु। तो थोड़ा सा विषाणु के बारे में जान लो, क्योंकि ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें, यहाँ से एक्स्ट्रा पर्सन उठने की पूरी संभावनाएं होती है। चलो, विषाणु की बात करें अपन, वायरस की बात करें दोस्तों, तो देखिए सबसे पहली बात आती है कि वायरस जो है, क्या वायरस जो है ये नग्न आंखों से नहीं देखे जा सकते, नेक्ड आई से नहीं देख सकते। नग्न आंखों का मतलब है कि बिना कोई लेंस या बिना कोई माइक्रोस्कोप, ठीक है, या बिना कोई सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगाए बिना जो है हम इनको नहीं देख सकते। अब जैसे मैं भी कोई चीज देख रहा हूं, जैसे मैं इस पेन को देख रहा हूं, तो मैं नग्न आंखों से देख रहा हूं। यही मैं कोई चश्मा, लेंस या सूक्ष्मदर्शी यंत्र लगा के देखता तो मुझे नग्न आंखें नहीं कहते। तो हम कहते हैं कि विषाणु को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। पहली बात, इसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग करना पड़ेगा। ये बात मैं लिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि एग्जाम में नहीं पूछेगा। अब बात आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है कि खोज किसने की। तो सबसे पहले खोज की बात करते हैं, तो विषाणु के खोजकर्ता थे इवानोवस्की। खोज किसने की? तो दोस्तों विषाणु की खोज की इवानोवस्की ने। ठीक है, किसने की? इवानोवस्की ने दोस्तों क्या की? इवानोवस्की ने जीवाणु की खोज की। जीवाणु की खोज किसने की? इवानोवस्की ने। लेकिन यहां पर हम ये बात करेंगे कि जो ये विषाणु है ये अलग ही प्रकार का लक्षण रखते हैं, और इसको मैं ये कह दूं कि ये सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण रखते हैं। तो यहां लिख सकते हो ये सजीव व निर्जीव, ये सजीव व निर्जीव दोनों के लक्षण रखते हैं, दोनों के लक्षण रखते हैं, दोनों के लक्षण रखते हैं। सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण रखते हैं। कौन रखते हैं? विषाणु रखते हैं। खोजकर्ता कौन थे? इवानोवस्की। दोस्तों जो दोनों के लक्षण रखता है वो कहलाता है योजक कड़ी। कैसे? देखिए यहां पर हम ये कहें कि ये हो गया सजीव, क्या हो गया? सजीव, सजीव गुण। यहां पर हम कहें ये हो गया निर्जीव गुण, क्या हो गया? निर्जीव। बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक प्रश्न बनता है वो बताऊंगा अभी। ये निर्जीव। सजीव गुण क्या है? तो सजीव गुण क्या है दोस्तों? सजीव गुण है संख्या में वृद्धि। संख्या में क्या करना? संख्या में वृद्धि करना किसका गुण है? सजीवों का गुण है। ठीक है, और यहां पर संख्या में वृद्धि न करना, या यूं कह दे हम कि निष्क्रिय अवस्था में, एक ही अवस्था में पड़े रहना, आकार में परिवर्तन नहीं होना, आकार में या संख्या में, आकार या संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना, कोई परिवर्तन नहीं होना। ठीक है, वो निर्जीवों का गुण है। हमने कहा संख्या में वृद्धि हो रही है मतलब बारंबार विभाजन हो रहा है, सजीवों का गुण है। संख्या में या आकार में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, निर्जीवों का गुण है। ये दोनों ही गुण विषाणु में पाए जाते हैं। कैसे? ये देखिए कैसे। जब विषाणु किसी सजीव कोशिका में प्रवेश करता है, किसी
सजीव कोशिका में, किसी सजीव कोशिका में, यानी किसी जीव की कोशिका में, चाहे जंतु हो चाहे पादप हो, किसी जीव की कोशिका में प्रवेश। तो जब किसी जीव की कोशिका में प्रवेश करता है तो संख्या में वृद्धि करता है कौन? विषाणु। तो विषाणु जब किसी जीव या सजीव की कोशिका में, चाहे वो सजीव पादप हो सकता है चाहे वो जंतु हो सकता है, तो जब सजीव कोशिका में विषाणु प्रवेश करता है तो अपनी संख्या में वृद्धि करने लगता है। ये कैसा गुण है उसका? सजीवों का गुण है। निर्जीव गुण क्या है? कोशिका से बाहर, सजीव कोशिका से बाहर, कोशिका से बाहर। जब विषाणु कोशिका के बाहर रहता है, किसी सजीव की कोशिका के अंदर नहीं रहता है, तो ऐसी स्थिति में वह ना तो अपने आकार में कोई परिवर्तन कर पाता है और ना अपनी संख्या में कोई परिवर्तन कर पाता है। तो ये आकार में और संख्या में परिवर्तन नहीं होना किसका गुण है? निर्जीवों का गुण है। इसलिए हम कहते हैं कि विषाणु जो है वो सजीवों का गुण भी रखता है कोशिका में प्रवेश होने के बाद, और कोशिका में जब नहीं रहता है तो वह निर्जीवों का गुण भी प्रदर्शित करता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये विषाणु सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी है। दोनों के गुण रख रहा है, इसलिए दोनों के बीच की क्या है? योजक कड़ी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये प्रश्न आपसे क्या होता है? पूछा जाता है। मैं इसको यहां लिख देता हूं, आपसे कहे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, यहां लिखूं या आगे लिखूं? यही लिख देता हूं। आपसे कहे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी, तो वो है कौन? विषाणु। कौन है दोस्तों? विषाणु, जो दोनों के लक्षण रखता है। ऐसे आपसे कहे कि पक्षी और सरीसृपों के बीच की, पक्षी और सरीसृप, सरीसृप, पक्षी हो गए उड़ने वाले जिनमें उड़ने का गुण हो, सरीसृप हो गए जो रेंग कर चलते हैं वो, तो जिसमें उड़ने और रेंग कर चलने दोनों का गुण हो, जिसमें उड़ने और रेंग कर चलने दोनों का गुण हो, वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी, और उनका नाम है आर्कियोप्टेरिस। कौन है? ऑर्कियोप्टेरिस, ऑर्कियोप्टेरिस। ठीक है, ध्यान रखना, ऑर्कियोप्टेरिस पक्षी और सरीसृप के बीच की योजक कड़ी, क्योंकि उसमें पक्षियों की तरह थोड़ा सा उड़ने का गुण भी होता है, रेंग कर चलने का गुण भी होता है सरीसृपों की तरह। एक आपसे पूछ ले क्या? पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी। तो पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी, यानी ऐसा कौन है जिसमें पादपों के गुण भी हैं? तो पादप का गुण तो क्या हो गया? प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करने लग जाए, वो तो पादपों का गुण हो गया। जंतु का गुण हो गया कि जैसे ही वो जीव छाया में चला जाए, जहां उसको प्रकाश नहीं मिले, वहां वो प्रकाश संश्लेषण बंद करके दूसरे जीवों से भोजन लेना शुरू कर दे। किसकी तरह? जंतु की तरह। यानी जो प्रोड्यूसर की तरह भी कार्य कर रहा है और जो कंज्यूमर की तरह भी कार्य कर रहा है, जो खुद अपना भोजन पादपों की तरह बना भी रहा है और जो जंतु की तरह अपना भोजन दूसरों से भी ले रहा है, दोनों गुण रखता है, वो कौन है? युगलीना। कौन है? युगलीना, युगलीना। तो युगलीना क्या हो गया? पादप और जंतुओं के बीच की योजक कड़ी हो गया। क्या हो गया दोस्तों? युगलीना पादप और जंतुओं के बीच की क्या हो गया? योजक कड़ी हो गया। ये दो बात एक्स्ट्रा ध्यान रख लेना, ये दो बात एक्स्ट्रा ध्यान रखना। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले ये बताओ आप मेरे को फटाफट, पहले ये बताओ कि ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सजीव और निर्जीव के योजक कड़ी को क्या कहते हैं? अरे भाई बता तो दिया। विषाणु। इतना समझ में आ गया? चलिए, इतना आ गया तो आगे चलता हूं भाई, इतना आ गया तो आगे बढ़ता हूं। ठीक है, अब देखो, हमने कहा कि विषाणु क्या है? रोग फैलाने वाला है, रोगजनक है। इवानोवस्की ने खोज की, सजीव निर्जीव के दोनों लक्षण रखता है, दोनों के बीच की योजक कड़ी है। कैसे सजीव लक्षण है, कैसे निर्जीव लक्षण है, मैंने बता दिया। ठीक है, अब बात आती है कि विषाणु के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो वायरस के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो जिस प्रकार से रक्त के अध्ययन को हिमेटोलॉजी, बैक्टीरिया के अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे ही विषाणु के अध्ययन यानी वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी। तो लिखो विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन, विषाणु का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन वायरोलॉजी, वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरस का अध्ययन कहलाता है मित्रों वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आकार अगर देखें तो ये परीक्षा में पूछेगा नहीं, जैसे मैंने जीवाणु के नहीं बताए। बाकी आकार में सूत्राकार यानी सूत्र के जैसे,
या गोल हो सकते हैं, या घन के आकार के हो सकते हैं, इस तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये आपको इतना पूछेगा नहीं, आप ये बात नोट कीजिएगा। अब विषाणु के निष्क्रिय कण, जब विषाणु निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, और निष्क्रिय रूप में कहां होगा, कोशिका से बाहर। निष्क्रिय रूप में कहां होगा, कोशिका से बाहर। तो आपको ये प्रश्न पूछ ले कि जब विषाणु निष्क्रिय रूप में पाया जाता है, जब विषाणु कोशिका से बाहर रहता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में विषाणु के इन कणों को, या यूं कह दो विषाणु के निष्क्रिय कणों को क्या कहते हैं दोस्तों, विरियन कहते हैं। या आपसे पूछेगी विरियन क्या है, तो हम कहेंगे विषाणु के निष्क्रिय कण, यानी कि जो कोई आकार में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, कोई संख्या में परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, दैट मीन्स वो कोशिका से बाहर है। तो या तो कह दो ऐसे विषाणु जो कोशिका से बाहर हैं विरियन कहलाते हैं, या कह दो ऐसे विषाणु जो आकार और संख्या में परिवर्तन नहीं कर रहे, या सीधे सीधे कह दो ना यार जो निष्क्रिय है, कुछ नहीं करे, इसका मतलब निष्क्रिय है। तो विषाणु के निष्क्रिय कण क्या कहलाते हैं, विरियन कहलाते हैं। अगली बात लिखो, विषाणु के निष्क्रिय कण विरियन कहलाते हैं, विरियन कहलाते हैं, विरियन कहलाते हैं। विषाणु के निष्क्रिय कण क्या कहलाते हैं दोस्तों, विरियन कहलाते हैं। पूछ सकता है, ये ध्यान रखना। ओके, ठीक है, आगे चलते हैं कि इसमें आनुवंशिक पदार्थ क्या पाया जाता है। तो जीवाणु में अगर हम बात करते हैं, तो आप कह सकते थे कि उनमें डीएनए पाया जाता है। जीवाणु केवल क्या पाया जाता है, डीएनए। अगर आपसे कहता कि जीवाणु के अंदर आनुवंशिक पदार्थ कौन होता है, तो आनुवंशिक पदार्थ इनमें कौन होता है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए क्या होता है, आनुवंशिक पदार्थ। लेकिन आपको ये पूछे कि विषाणु में, आप ये ऐड कर लेना कि जीवाणु में आपको, बैक्टीरिया में आपको आनुवंशिक पदार्थ पूछे तो केवल डीएनए। लेकिन आपको अगर विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ पूछ ले दोस्तों, तो विषाणु में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के साथ साथ आरएनए भी होता है। तो लिखेंगे विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ, विषाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ कौन, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल प्लस आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, दोनों होते हैं, दोनों। ठीक है, दोनों होते हैं। यही एक मुख्य अंतर है जीवाणु और विषाणु कोशिका में, ये आप मुख्य अंतर मान सकते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए आरएनए दोनों पाए जाते हैं आनुवंशिक पदार्थ के रूप में, लेकिन जीवाणु में केवल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ओके, ये हो गया अपना कौन, विषाणु जो रोग कारक था। तीसरा हमारा रोग कारक है वो है दोस्तों कौन, नंबर 3 कवक है, फंगी। तो कुछ बातें कवक के बारे में भी लिख लो, नहीं तो बेचारा नाराज हो जाएगा, नाराज होके लग जाएगा तो दाद खाज खुजली पैदा कर देगा आपके। ठीक है, कवक जो है ये भी मानव रोग उत्पन्न करते हैं। और एक बात ध्यान रखना, ठीक है, मानव जनित जो रोग होते हैं, यानी जीव जो मानव में रोग फैला देते हैं, उनको मानव जनित रोग कहते हैं। नोट कर लो फटाफट से। चलिए, तो कवक की बात करते हैं दोस्तों। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, पहले तो ये आपको पूछ लेगा, तो लिखेंगे कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी। कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। दांत खाज खुजली उत्पन्न करते हैं, वो तो रोगों में अपन पढ़ेंगे ही। और फेफड़ों के रोग भी उत्पन्न कर देते हैं कुछ कवक, जिनमें एस्परजिलस, नाइगर वगैरह जो है वो हैं। तो कवकों के बारे में बहुत ज्यादा आपको कुछ लिखना नहीं है, और आप चाहो तो लिख सकते हो ये सफेद रंग या रंगहीन, सफेद रंग या रंगहीन होते हैं, सफेद रंग के या रंगहीन होते हैं। ठीक है, तो यहां से इंपॉर्टेंट यही था कि माइकोलॉजी क्या है। ये बहुत एक्स्ट्रा ले रहा हूं मैं, हालांकि आपके सीधा सीधा मानव रोग है, लेकिन जब मानव रोग है तो मानव रोग को फैला रहा है जीवाणु, तो जीवाणु के बारे में पूछ सकता है, खोज किसने की, नाम किसने दिया, क्या इसका महत्व है, क्या है ये।
फिर आपके जो रोग है वो है विषाणु जनित, तो विषाणु जनित रोग का ही नाम है तो विषाणु के बारे में तो कोई बात पूछ सकता है, कवक के बारे में पूछ सकता है, प्रोटोजोआ के बारे में ऐसा अपने को कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं। अब आ जाओ अपने मुख्य मुख्य बिंदु पर, किस पर, रोग। ठीक है, रोग की बात कर रहे थे तो पहले हमने रोग देख लिया, हमने पैथोजन देख लिया, हमने रोग फैलाने वाली जीव देख लिए, ये सारी बातें अपने एक्स्ट्रा में देख ली हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न गलत होने की संभावना ना रहे। अब हम यहां से जो बात करेंगे वो सीधे सीधे हम रोगों की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन नाम याद करने की कोशिश करते हैं। देखो जिस स्टेप में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 3 पोर्शन में तोड़ के आपको मैं पढ़ाऊंगा, रोग कारक पढ़ा दिया, फिर रोगों के नाम, फिर इन रोगों की डिटेल पढ़ेंगे अपन 1 बाई 1, जो महत्वपूर्ण है हमारी एग्जाम के दृष्टिकोण से, जितना समय बचा है उसके अनुसार। ठीक है, प्रश्न यहां से मिल जाएगा पक्का। अब हम बात करते हैं रोग। तो पहला जो रोग है वो है विषाणु से उत्पन्न होने वाला। ठीक है, पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, विषाणु रोगों की बात कर लेते हैं। तो विषाणु से जो रोग होंगे वो क्या कहलाएंगे, विषाणु जनित रोग। क्या कहलाएंगे, विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोग विषाणु जनित रोग कहलाएंगे, यानी वायरस जिनेटेड डिजीज। क्या कहलाएंगे, वायरस जिनेटेड डिजीज कहलाएंगे। विषाणु से होने वाले रोग विषाणु जनित रोग कहलाएंगे। अब आपको सबसे पहले एक प्रश्न सही करने के लिए पुराने आप एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट के पेपर उठा के देखोगे तो वहां पर एक चीज, एक प्रश्न तो आपको फाइनली इस तरीके का पूछा ही गया है और मिलता ही मिलता है। कौन सा, निम्न में से कौन सा एक समुच्चय या कौन सा एक सेट जीवाणु जनित रोगों का है, या निम्न में से कौन सा एक समूह है जो वह विषाणु जनित रोगों का है, या निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु विषाणु कवक या प्रोटोजोआ जनित है, या निम्न में से कौन सा एक रोग विषाणु जनित नहीं है, या निम्न में से कौन सा एक रोग जीवाणु जनित नहीं है या कवक या प्रोटोजोआ जनित नहीं है। यानी कुल मिलाकर रोगों का नाम हमें पता है, इनका क्लासिफिकेशन पता है कि कौन सा रोग किसके द्वारा होता है, तो हमारा एक प्रश्न तो यही सही हो जाता है। आप भले ही पुराने पेपर उठा के चेक कर लो, 3-4 जो प्रश्न आएंगे, 4 यहां जो आज पढ़ाऊंगा उसमें से एक प्रश्न तो डेफिनेटली नाम पे आएगा। ठीक है, अब देखो इन नामों को याद करने के लिए कैसे रटे, तो छोटी सी ट्रिक का अपन यहां पर सारा लेते हैं। ट्रिक का हम सारा लेते हैं। ट्रिक हम लिखेंगे, थोड़ी सी बड़ी है लेकिन 2 बार बोलते ही बहुत छोटी लगेगी। ट्रिक लिखेंगे, रवि चाचा, रवि चाचा छोटी माता। देखो एक घर में 3 मेंबर हो गए, रवि हो गया, चाचा हो गया उसका, और छोटी माता हो गई। ठीक है भाई, चाचा की वाइफ छोटी माता ही तो कहेंगे, ताई को बड़ी मम्मी कहते हैं, छोटी छोटी मम्मी है ना, छोटी माता, ऐसे याद रख लो। तो रवि हो गया, चाचा हो गया, छोटी माता हो गया। तो रवि चाचा छोटी माता, वह आया, माँ भी है इनकी, आया भी है, वह आया ने, रवि चाचा छोटी माता वह आया ने हैप्पी एड्स डे पर, एक डे आया जिसका नाम है, और डे आएगा तो हैप्पी होगा, तो क्या नाम है उसका, हैप्पी एड्स डे पर। जैसे हैप्पी बर्थडे पर वैसे हैप्पी एड्स डे पर, हैप्पी एड्स डे पर, हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का, हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का, हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, सारस बर्ड का चिकन खाया। देखो जैसे हैप्पी बर्थडे होता है तो चूरमा उरमा बनाते हैं घर पे, ठीक है, तो ऐसे हैप्पी एड्स डे तो क्या करेंगे, सारस बर्ड का चिकन बनाएंगे। तो रवि चाचा छोटी माता व आया ने हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, जिससे उनको, जिससे, अब देखो क्या क्या दिक्कतें हो गई उनको, जिससे उनको, जिससे उनको पोलियो, जिससे उनको पोलियो, जुकाम, जिससे उनको पोलियो हो गया, जुकाम हो गई, वह मम्प्स आदि रोग हो गए, वह मम्प्स आदि हो गया, आदि हो गए। ये लो भाई साहब, ये ट्रिक हो गई अपनी किसकी, ये हो गई सॉरी विषाणु जनित रोगों की ट्रिक हो गई। क्या हो गई, विषाणु जनित रोगों की क्या हो गई, यहाँ पे ट्रिक हो गई। ठीक है, विषाणु जनित रोगों की क्या हो गई, ट्रिक हो गई। भावेश कह रहा है टोबैको मोजेक वायरस तंबाकू में, हाँ सारी जगह क्लास हो रही है, डेली डेली क्लास हो रही है, जिस भी जगह क्लास है सारी जगह हो रही है।
ठीक है, ओके। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई पढ़ने में ध्यान दो, नहीं ब्लॉक करने का सिस्टम हाथ में ही है, ये रहा। ठीक है, 1 ही मिनट लगेगी, तो काम के जो कमेंट्स हैं वो भी आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले कह देता हूँ। कोई प्रश्न पूछना होगा वो कमेंट्स भी आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, पॉइंट से रिलेटेड कोई भी अगर आप यहाँ पर मैसेज करते हो, लास्ट के 2 4 5 मिनट दूंगा, उस समय आप बात कर सकते हो, इससे पहले डिस्टर्बेंस नहीं। चलिए, रवि चाचा छोटी माता व आया ने हैप्पी एर्थ डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, जिससे उनको पोलियो, जुकाम व मम्स आदि रोग हो गए। ठीक है, ओके। अब देखो यहां पर, अब यहां पर हम बात करते हैं, डिटेल करते हैं इनकी, डिटेल करते हैं। सबसे पहले एक शब्द तो क्या अपने पास रवि, एक शब्द क्या है चाचा, एक शब्द है छोटी माता, एक है आया, एक है हैप्पी, एक है एड्स। ठीक है, एक है दोस्तों डे, एक है सारस, एक है बर्ड, एक है चिकन, एक है खाया, एक है पोलियो, एक है जुकाम और एक है मम्स। यानी इस पूरी ट्रिक में ये तो पता होना चाहिए ना कि कौन से शब्द जो है वो अपने काम के हैं। ठीक है, ये आपसे पूछा था कि क्या करेंगे अपन, कौन से शब्द काम के हैं, ये हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे। बात क्लियर? ओके। यहां पर देखिए दोस्तों, बात करते हैं अपन कि सबसे पहले एक शब्द अपने पास है रवि। क्या है? रवि। तो नंबर 1 रवि। रवि से रोग का नाम हम याद रखेंगे रेबीज। रवि से क्या याद रखेंगे? रेबीज। सबको याद रख जाएगा आराम से, रवि से रेबीज। दूसरा शब्द है चाचा। क्या है? चाचा। और चाचा से याद रखेंगे चेचक। क्या याद रखेंगे? चेचक याद रखेंगे। तीसरा जो है वो क्या है? छोटी माता। क्या है? छोटी माता। छोटी माता। और छोटी माता से छोटी माता रोग ही होता है। छोटी माता से छोटी माता, जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं चिकन पॉक्स। क्या कह सकते हैं? चिकन पॉक्स रोग कहते हैं। स्मॉल पॉक्स मत कह देना, स्मॉल पॉक्स मत कह देना, चिकन पॉक्स कहना। ठीक है, स्मॉल पॉक्स मत कह देना, आप कह देना इसको चिकन पॉक्स कहना है, क्योंकि माता काम करेगी, छोटी माता काम करेगी कहां पे? किचन में, तो चिकन बनेगा किचन में, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, ये हो गया। फिर आया से, नंबर 4 है आया से। आया से हमें क्या याद रखना है? आया से याद रखना है दोस्तों आई फ्लू। नंबर 4 चौथा शब्द है अपना आया। आया से आई फ्लू और स्वाइन फ्लू नाम याद रखना है। आया से आई फ्लू, आया से आई फ्लू और स्वाइन फ्लू, आई फ्लू और स्वाइन फ्लू, आया से आई फ्लू और स्वाइन फ्लू। हैप्पी से याद रखना है हेपेटाइटिस। हैप्पी से याद रखना है हेपेटाइटिस। हैप्पी से याद रखना है हेपेटाइटिस। एड्स से याद रखना है एड्स। एड्स से याद रखना है एड्स रोग। ठीक है, अगला शब्द कौन है? डे। तो डे से याद रखना है डेंगू। नंबर 7 डे, और डे से याद रखना है डेंगू रोग। कौन सा रोग? डेंगू। ये सारे विषाणु जनित चल रहे हैं। फिर आ गया सारस, तो नंबर 8 पे हम लिखेंगे सारस। तो सारस से सारस रोग, नंबर 8 लिखेंगे सारस। तो सारस से सार्स रोग भी क्या होता है? ये रोग भी क्या होता है दोस्तों? विषाणु जनित होता है। मैं पहले ही कह रहा हूं, पहले नाम रटा रहा हूं, डिटेल बाद में करेंगे, दिमाग में आ रहा होगा ये कौन सा रोग है, वो कौन सा रोग है, तो इतना दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलो, अगर याद करना है तो, क्लास में याद करना है तो। बर्ड से बर्ड फ्लू, बर्ड से बर्ड फ्लू याद रखना है। अगला है चिकन शब्द, तो चिकन से याद रखना है चिकन गुनिया। चिकन से याद रखना है क्या? चिकन गुनिया। चिकन से क्या याद रखना है? चिकन गुनिया। खाया से याद रखना है खसरा। खाया से क्या याद रखना है? खाया से याद रखना है खसरा। खाया से याद रखना है खसरा। पोलियो से पोलियो, पोलियो से पोलियो शब्द याद रखना है। जुकाम से जुकाम शब्द याद रखना है। और एक है मम्स से, क्या है? मम्स। तो मम्स से मम्स याद रखना है। बोले तो गलसुआ। क्या कहते हैं इसको? गलसुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गलसुआ भी कहते हैं। ठीक है, ये सारे नाम हो गए। ठीक है, ये सारे नाम जो है वो क्या है? आप लोगों के विषाणु जनित रोगों के हैं। ये सारे नाम भाई पढ़ने में ध्यान दो। भावेश कटारा डूंगरपुर आके उठा लाऊंगा, सागवाड़ा में रहता होगा, इधर उधर रहता होगा, सब जानते हैं। ठीक है, पढ़ने में ध्यान दे बेटा, पढ़ाई में ध्यान दे सिर्फ। ठीक है, चलिए
विषाणु जनित रोग, तो विषाणु जनित रोग में हमने ट्रिक देख ली है। क्या देख ली हमने? इसकी ट्रिक देख ली है। ओके, तो रवि चाचा, छोटी माता व आया ने हैप्पी एड्स डे पर सारस बर्ड का चिकन खाया, जिससे उनको पोलियो, जुकाम व मम्स आदि रोग हो गए। ठीक है, तो रवि से रेबीज, चाचा से चेचक, छोटी माता से, छोटी माता बोले तो चिकन पॉक्स, आया से आई फ्लू, स्वाइन फ्लू, हैप्पी से हेपेटाइटिस, एड्स से एड्स, डे से डेंगू, सारस से सार्स, बर्ड से बर्ड फ्लू, चिकन से चिकनगुनिया, खाया से खसरा। ठीक है, और आगे आ गया पोलियो, जुकाम व मम्स आदि रोग हो गए। ठीक है, आदि रोग हो गए। नोट कर लो इसको। इतना नोट कर लिया क्या? जल्दी बताओ, इतना नोट कर लिया है तो? इतना नोट कर लिया है तो जल्दी बताइए। ना, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। मार्केट में पुस्तक उपलब्ध है, वो ले लो। चलिए आगे चलते हैं। तो ये तो हमने नाम याद कर लिए किसके? विषाणु जनित रोगों के। किसके याद कर लिए? विषाणु जनित रोगों के नाम हमने याद कर लिए। अब हम देखते हैं किसके? जीवाणु जनित रोगों के नाम याद करते हैं। अब किसके करते हैं? जीवाणु जनित रोगों के नाम याद करते हैं। तो नंबर 2 लिखेंगे जीवाणु जनित रोग। नंबर 2 लिखेंगे जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोगों के पहले नाम की बात कर रहा हूं मैं, डिटेल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पहले कह देता हूं। सबसे पहले अपन नाम की बात कर रहे हैं, फिर डिटेल की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है हमारे सिलेबस में उनकी। देखो जीवाणु जनित रोग कौन कौन से, इनकी भी एक ट्रिक है छोटी सी, और इसकी ट्रिक को हम याद कर सकते हैं। पीटीबी, पीटीबी व एचटीएस, ये दो दोस्त हैं दोस्तों, ये दो दोस्त हैं। कौन कौन? पीटीबी व एचटीएस। ये दोनों क्या खाएंगे? मार्केट जाके पान खाते हैं, और पान खाकर क्या करते हैं? एक और बंदे के साथ आते हैं। पान खाकर, बंदा कौन है? डीकेजीटी। कौन है? डीकेजीटी। इस डीकेजीटी के साथ आते हैं। ठीक है, पीटीबी एचटीएस पान खाकर डीकेजीटी के साथ आया, के साथ आए। दो दोस्त हैं जिनमें एक का नाम है पीटीबी, दूसरे का नाम है एचटीएस। दोनों मार्केट जाकर क्या करते हैं? पान खाते हैं, और पान खाकर तीसरे व्यक्ति डीकेजीटी के साथ आते हैं। तो पीटीबी व एचटीएस पान खाकर डीकेजीटी के साथ आया। अब इससे किस तरह से हम जीवाणु जनित रोगों के नाम याद रखेंगे? तो देखिए दोस्तों, यहां पर सबसे पहले पी से हम याद रखेंगे प्लेग। पी से रोग का नाम याद रखेंगे प्लेग। दूसरा शब्द है टीबी, टीबी से याद रखेंगे टीबी, टीबी से याद रखेंगे टीबी रोग, टीबी से टीबी रोग, या इसी को हम कहेंगे यक्षमा रोग, यक्षमा रोग, या इसी को हम कहेंगे दमा रोग। क्या कहेंगे? दमा। या इसी को कहेंगे तपेदिक। क्या कहेंगे? तपेदिक। या इसी को हम कहेंगे ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, या इसी को हम क्या कहेंगे? ट्यूबरकुलोसिस कहेंगे। ठीक है, फिर तीसरा है एच, एच से हम कहेंगे हेजा। एच से क्या याद रखना है? हेजा नाम याद रखना है, एच से याद रखना है हेजा। क्या रखेंगे? हेजा। नंबर 4 टी से याद रखेंगे टाइफाइड। क्या रखेंगे? टाइफाइड रोग का नाम याद रखेंगे। फिर नंबर 5 एस से याद रखेंगे सिफिलिस। क्या याद रखेंगे? सिफिलिस रोग का नाम याद रखेंगे। फिर पी से याद रखेंगे दोस्तों पर्टूसिस। क्या याद रखेंगे? पर्टूसिस। और ये जो पर्टूसिस होता है ना, इस पर्टूसिस को क्या कहते हैं? काली खांसी। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं काली खांसी, काली खांसी। ठीक है, फिर ए से रखेंगे अतिसार। अगला क्या आ गया? ए आ गया, तो ए से रखेंगे अतिसार। और अतिसार का मतलब होता है दस्त लगना, लूज मोशन। अतिसार का मतलब क्या है? दस्त, लूज मोशन। एन से याद रखेंगे निमोनिया। एन से क्या याद रखेंगे? न्यूमोनिया, न्यूमोनिया याद रखेंगे। एन से होने वाले रोग का नाम याद रखेंगे न्यूमोनिया। क्या याद रखेंगे? निमोनिया। फिर आ गया दोस्तों डी, फिर आ गया डी। डी से याद रखना डिप्थीरिया। डी से क्या याद रखेंगे? डिप्थीरिया नाम याद रखेंगे।
और इसे कहेंगे कुकर खांसी। क्या कहेंगे? कुकर खांसी, यानी डॉग कुफिंग कहेंगे इसे। जब आदमी खांसता है तो इसे कुत्ते के जैसे, कुत्ता जब भौंकता है तो वैसे थोड़ी थोड़ी आवाज आती है, इसलिए इसको कुकर खांसी कहते हैं। फिर एक हो गया के से याद रखेंगे कुष्ठ। क्या रखेंगे? कुष्ठ, यानी लेप्रेसी। जी से याद रखेंगे गोनोरिया रोग। क्या है? गोनोरिया। गोनोरिया रोग याद रखेंगे, जिसे गोनोरिया याद रखेंगे। और एक है टी, जो कि इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है कि पूछो ही मत। टी, टिटनेस। टी, टिटनेस। टी से याद रखेंगे टिटनेस। इतनी बार ये पूछा गया है अकाउंटेंट और एलडीसी में कि टिटनेस है, तो टिटनेस क्या है? जीवाणु जनित रोग है। क्या है? जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, लेना है कोई स्क्रीनशॉट वगैरह तो ले लो। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। चलें आगे। देखो, पिछला 1 घंटा हो गया है क्लास लेते हुए, और पिछले 1 घंटे में विद्यार्थी जो है वो 50 से भी क्रॉस नहीं हुए हैं, इसलिए मैं इस सेशन को रोकना चाहता हूं। ठीक है, यहीं पे इसको आज के लिए बंद कर देना चाहता हूं। मैंने सोचा था कि विद्यार्थी अगर पूरा एक दो बिंदु एक साथ पढ़ाई जा रही है मैराथन सेशन में, और इस मैराथन सेशन में 2 बिंदु एक साथ होंगे, यानी 4 प्रश्नों का काम करवाया जा रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी विद्यार्थी लाइव नहीं है, इसलिए थोड़ा सा मेरा मोटिवेशन कमजोर हो रहा है, आपको बता देता हूं। क्योंकि सीधी सीधी बात है, इतनी मेहनत करते हैं और फिर सामने अगर विद्यार्थी नहीं है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है इस सेशन का। ठीक है, और मैं आपको ये पहले भी बता चुका हूं कि मैं मेरे शौक से और मेरे मस्तिष्क से जब मेरी मर्जी आती है तब पढ़ाता हूं मैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी रहेगा मेरे हिसाब से। आगे मिल लेंगे अपन, क्योंकि इतना सारा एक साथ पढ़ाना फिर हो सकता है कि आपके वॉमिटिंग हो जाए, जरे ही नहीं। ताराचंद कह रहा है नहीं सर, सुरेश कह रहा है अरे यार भाई, आप लोगों की तो मैं समझ रहा हूं, बस यही तो मन है कि बाद में आदमी रुकता है कि यार कुछ एक विद्यार्थी भी अगर यहाँ से आज सफल पूरे 4 क्वेश्चन सीख के निकल लिया तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलो भाई कोई नहीं, इतनी रिक्वेस्ट करो, चलने दो, चलने देते हैं। ओके, अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 बात करते हैं कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोगों में ये तो खुद ही अपने आप में ट्रिक है। कवक जनित रोग तो खुद ही अपने आप में ट्रिक है। दाद खाज खुजली, कभी भी कहीं भी। ठीक है, तो लिखो इसके रोग, दाद खाज खुजली, दाद खाज खुजली और गंजापन। गंजापन, दाद खाज खुजली और गंजापन। हाँ, बस इसी बात के लिए रुका हूं ताराचंद। चलो कोई बात नहीं, लिखो भाई। हो गया। और अब एक और लिख लो, प्रोटोजोआ भी तो है, प्रोटोजोआ भी है अपने, तो प्रोटोजोआ है तो प्रोटोजोआ जनित वालों के लिखो। प्रोटोजोआ जनित। नंबर 4 है प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग, और प्रोटोजोआ जनित जो रोग है इसमें आप सबसे महत्वपूर्ण तो लिख लो मलेरिया। सबसे महत्वपूर्ण तो कौन है? मलेरिया, यहीं से प्रश्न पूछेगा। इसके अलावा पायरिया,
इसके अलावा अनिद्रा, इसके अलावा तील पांव या हाथी पांव। ठीक है, ये जो है रोग, ये प्रोटोजोआ जनित रोग हो जाएंगे अपने। क्या हो जाएंगे? ये अपने हो जाएंगे प्रोटोजोआ जनित रोग। नोट कीजिए, ये हो जाएंगे मित्रों अपने प्रोटोजोआ जनित रोग। चलिए अब हम क्या करते हैं, हमने रोगों के नाम देख लिए, हमने क्या देख लिए? रोगों के नाम देख लिए। अब इसी तरह से वन बाय वन हम इनके जो महत्वपूर्ण डिटेल्स हैं वो अपन यहां से देखने वाले हैं। महत्वपूर्ण डिटेल में क्या, जैसे सबसे पहले अपन ने पढ़ा विषाणुजनित रोगों के नाम। तो अब विषाणुजनित रोगों में कौन कौन से रोग है, उस रोग का रोग कारक क्या है, उस रोग का लक्षण क्या है, टीका क्या है, टीके का समय क्या है, इन बातों पर डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में पहला लिखो, नंबर 1, पहला लिखो जिन जिन के अपने को डिटेल करनी है। एक तो है छोटी माता, छोटी माता, चिकन पॉक्स। ठीक है, छोटी माता, चिकन पॉक्स। क्या क्या यहां से पूछेगा तो वो बात लिख दो। एक तो पूछेगा इसका रोग कारक कौन है। क्या पूछेगा? रोग कारक कौन है, कौन इसको फैलाता है? तो वो है वेरिसेला विषाणु। कौन है दोस्तों? वेरिसेला विषाणु। तो लिखो वेरिसेला, वेरिसेला वायरस, वेरिसेला विषाणु। रोग कारक पूछेगा वेरिसेला विषाणु। लक्षण पूछेगा कि इसके लक्षण क्या है। तो लक्षण में लिखो इसके 2 प्रकार के मुख्य लक्षण हैं। एक तो क्या होगा? बुखार होगी, और बुखार के साथ पूरे शरीर पर लाल दाने बन जाएंगे। शरीर पर लाल दाने, शरीर पर लाल दाने बन जाते हैं। शरीर पर क्या बन जाते हैं? लाल दाने बन जाते हैं। बुखार होती है और बुखार के साथ शरीर पर क्या बन जाते हैं? लाल दाने बन जाते हैं। ठीक है, क्या हम इसमें टीका या उपचार रखेंगे? देखो कुछ चीजों का टीका नहीं होता है तो उपचार है, तो टीका ओब्लिक उपचार साथ में चलेगा। जिसका टीका होगा टीके का नाम लिखूंगा, जिसका उपचार होगा उपचार लिखेंगे। उपचार में इसको लिखते हैं रोगी को अन्य, रोगी को अन्य लोगों से, रोगी को अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए ताकि वो दूसरे को नहीं हो जाए इस तरह से। ठीक है, ओके। इसका जो भी छोटी माता या चिकन पॉक्स का जो टीका लगाते हैं उस टीके का अगर आपको समय पूछे, टीके का समय, चिकन पॉक्स का जो टीका लगाते हैं, उपचार तो हो गया रोगी को अन्य लोगों से दूर रखना चाहिए, और टीके का नाम हो गया चिकन पॉक्स का टीका, वो लगाएंगे जन्म के 1 वर्ष के बाद में। तो लिखो जन्म के 1 वर्ष पश्चात, जन्म के 1 वर्ष पश्चात। कब लगाएंगे? जन्म के 1 वर्ष के बाद में लगाएंगे। नोट कर लो, लिखो इनको, नोट करो। जन्म के 1 वर्ष के पश्चात। दूसरे की बात करें तो विषाणु से होने वाला दूसरा रोग है दोस्तों चेचक। चेचक, ठीक है, क्या है? चेचक है। इसको कहते हैं स्मॉल पॉक्स। इसको क्या कहते हैं? स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स छोटी माता को मत बोल देना, छोटी छोटी यानी स्मॉल, ऐसे मत कर देना। स्मॉल पॉक्स, चेचक। ठीक है, क्या लिखेंगे इसका? रोग कारक कौन है? रोग कारक, देखो छोटी माता का रोग कारक वेरिसेला था, लेकिन ये चेचक है, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, इसका रोग कारक वेरिओला है, वो वेरिसेला था, छोटी माता का वेरिसेला, और चेचक का वेरिओला है। क्या है? वेरिओला। तो लिखो वेरिओला।
वेरिओला, वेरिओला, वो वेरिसेला था या वेरिओला है, ठीक है। उसमें पूरे शरीर पर दाने बन रहे थे बुखार के साथ, इसमें भी बुखार होगी लेकिन दाने या चकत्ते जो है वो चेहरे पर बनेंगे। देखेंगे बुखार, बुखार व चेहरे पर, वह चेहरे पर, फेस पर चकत्ते बन जाते हैं, चेहरे पर चकत्ते बन जाते हैं। बुखार व चेहरे पर क्या बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है। लाल दाने भी कह सकते हो, लाल दाने बन जाते हैं। टीका लगाएंगे, चेचक का टीका, टीका या उपचार, तो इसमें हम टीका लगाएंगे किसका, चेचक का टीका। और सबको पता है प्रथम खोजा गया टीका ये, फर्स्ट इनोवेटेड वैक्सीन, फर्स्ट इनोवेटेड वैक्सीन कौन है, चेचक का टीका है। किसने खोजी थी, एडवर्ड जेनर ने, ये बात मैं लिखा चुका हूं, क्या बार बार लिखाऊंगा, ठीक है। ओके, कब लगाएंगे, जन्म के 1 वर्ष पश्चात, समय जन्म के 1 वर्ष में, 1 वर्ष पश्चात, ठीक है। ओके, मुख्य बात तो आपको ये याद रखनी है, यही पूछेगा आपको सीधा उठा के। तीसरा रोग है विषाणु जनित पोलियो, तीसरा है दोस्तों पोलियो, पोलियो रोग। इसके बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बता देता हूं, ध्यान दें। ये जो पोलियो रोग है दोस्तों, इसका एक टीके पे बात करेंगे। पहले तो इसका रोग कारक, पोलियो का रोग कारक, पोलियो का रोग कारक होता है पोलियो विषाणु, पोलियो का रोग कारक को पोलियो का विषाणु कहते हैं, पोलियो विषाणु। पोलियो का रोग कारक कौन है, पोलियो विषाणु है। पोलियो का रोग कारक कौन है, पोलियो का ही कौन है, विषाणु है। क्या होता है इसमें, तंत्रिकाओं को क्षति होती है और विकलांगता आ जाती है। लक्षण लिखो, लक्षण इस रोग में क्या होता है, तंत्रिकाओं की, नर्व सिस्टम की, तंत्रिकाओं की क्षति, तंत्रिकाओं की क्षति होती है एवं व्यक्ति हैंडीकैप हो जाता है एवं विकलांगता आ जाती है, विकलांगता आ जाती है। क्या आ जाती है, विकलांगता आ जाती है। इसका जो टीका है ना, टीका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसका टीके का नाम है ओपीवी, ओपीवी, ओपीवी का पूरा नाम है ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। ओरल का मतलब होता है मुख, ओरल का मतलब क्या होता है, मुख। तो एक मात्र ऐसे टीके का नाम बताओ जो ओरल से लिया जाता है, मुख से लिया जाता है। बाकी सारे टीके इंजेक्शन से लिए जाते हैं, लेकिन एक टीका जो मुंह से लिया जाता है वो पोलियो का टीका है, इसलिए इसका नाम क्या है, ओपीवी। ध्यान रहे, वर्तमान में पोलियो का टीका, वर्तमान में पोलियो का टीका आईपीवी भी है, आईपीवी, इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन, इंजेक्शन पोलियो वैक्सीन भी है, यानी इंजेक्शन से लिया जा रहा है। देखो 5 साल तक पिलाएंगे, कितने समय तक, 5 वर्ष तक, समय 5 वर्ष। तो इस 5 वर्ष का डिवाइडेशन क्या करेंगे, प्रथम 2 वर्ष, प्रथम 2 वर्ष तो आईपीवी इंजेक्शन से, और फिर आगे के 3 वर्ष जो है वो ओपीवी के रूप में देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। इस तरह से ये आजकल दिया जा रहा है, इस तरह से आजकल दिया जा रहा है। तो ये समय आ गया आपके टीके का। ये जो टीका है दोस्तों, इस टीके के खोजकर्ता, पोलियो के टीके के जो खोजकर्ता थे, उन खोजकर्ता का नाम है जोनास साक, जोनास साक। आप कहेंगे साहब इसके खोजकर्ता का नाम क्यों बता रहे हो, इससे क्या खास बात है? खास बात है इसलिए बता रहा हूं, और प्रश्न भी पूछा है 2016 के जूनियर अकाउंटेंट में।
पोलियो का जो टीका है इसके खोजकर्ता, ये ओनली टीका मत समझना, ये पोलियो के टीके की बात कर रहा हूं मैं, ये ओनली टीके की खोजकर्ता मत समझना, पोलियो के टीके की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो खोजकर्ता जोनास साल्क, और इन्होंने क्या नहीं करवाया, इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया अपनी इस इतनी बड़ी खोज का, इसका पेटेंट पेटेंट नहीं करवाया, नहीं करवाया। तो कुछ समझ में आया, पेटेंट नहीं करवाया तो कुछ समझ में आया कि इन्होंने पेटेंट नहीं करवाया। पेटेंट क्या होता है, मैंने बताया था आपको, पेटेंट एक विशेषाधिकार होता है जो सरकार के द्वारा किसी खोजकर्ता को उसकी खोज के लिए दिया जाता है, जिस अधिकार के तहत वह खोजकर्ता जितना चाहे अपने द्वारा की गई खोज का विकास करे, उपभोग करे, व्यवसाय करे, लेकिन एक निश्चित समय तक, जो भारत में 20 वर्ष है तब तक। लेकिन खोजकर्ता कह रहा है कि भैया मुझे पेटेंट नहीं करवाना, यानी कि जब खोजकर्ता ही पेटेंट नहीं करवाना चाह रहा, इसका मतलब हो रहा है कि वो निःशुल्क देना चाह रहा है। तो जोनास साल्क साहब ने अपनी इस महत्वपूर्ण खोज को, पोलियो के ओपीवी के टीके को जो है दोस्तों, पूरे विश्व के मानव समाज के लिए इन्होंने क्या कर दिया, निःशुल्क कर दिया। और फ्री मिलता है, कोई पैसे तो नहीं लेने आता आपसे पोलियो के टीके के, बताओ। इसलिए मैंने ये विशेष बात थी यहां पर, इसलिए मैंने आपको ये नोट करवाया है, ठीक है। हाँ 1970 में लागू, 1972 में हुआ था। चलो रे भाई आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण में आपके दो और लिख लो, विषाणु जनित में दो और लिख लो इंपॉर्टेंट। तो लिखो नंबर 4, और नंबर 4 लिखेंगे खसरा या मीजल्स, खसरा या मीजल्स, खसरा या मीजल्स की बात करेंगे, खसरा या मीजल्स की बात करेंगे। खसरा या मीजल्स की बात करें तो है मोरबेली विषाणु, रोग कारक या रोगजनक, रोग कारक या रोगजनक, रोगजनक है मोरबेली विषाणु, मोरबेली विषाणु, मोरबेली विषाणु। लक्षण क्या है, प्रारंभ में नाक से पानी बहेगा, फिर आंखों से भी पानी बहना प्रारंभ हो जाएगा। देखो लक्षण, प्रारंभ में नाक से पानी बहना शुरू होता है, नाक से पानी बहना प्रारंभ होता है। इसके बाद आंखों से भी पानी बहना, आंखों से भी पानी बहना प्रारंभ हो जाता है, आंखों से भी पानी बहना क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। टीका या उपचार क्या है इसका, तो इसके टीके या उपचार की बात करें तो टीका या उपचार, टीका तो मीजल्स का टीका होगा, और उपचार देख लेते हैं इसके। तो ठंडक व सीलन से हमें क्या करना चाहिए, रोगी को बचाना चाहिए, रोगी को ठंडक कोल्ड से, या सीलन, जो सी में होता है ना ऐसे गीले कपड़े, गीले स्थान, या सीलन से बचाना चाहिए, ठंडक और सीलन से बचाना चाहिए। दूसरी चीज हो गई दोस्तों, समय क्या होगा इसके टीके का, तो टीके का समय, टीका वही है इसलिए नाम नहीं लिखा, अलग नहीं है इसलिए पूछेगा नहीं, खसरे का टीका खसरा, तो ऐसे थोड़ी बोलेगा आपको, ठीक है। तो ये जन्म के 15 माह पश्चात, तब लगाना चाहिए इसका टीका, जन्म के 15 माह पश्चात, जन्म के 15 माह पश्चात इसका टीका लगाना चाहिए। नोट करो, नोट कर लो फटाफट से। हाँ गुड मॉर्निंग भाई सभी को। चलो अगला है, अगला है रेबीज। महत्वपूर्ण जो जिसकी डिटेल एग्जाम में पूछ सकता है वो है रेबीज। अगला है दोस्तों रेबीज,
वही बात पूछेगा, रोगजनक कौन है या रोग कारक कौन है? तो रोगजनक पूछेगा आपसे, रेबीज का रोगजनक पूछेगा। तो लाइसा वायरस टाइप 1 रोगजनक कौन है? लाइसा वायरस टाइप 1, लाइसा वायरस टाइप 1 जो है वो इसका रोगजनक है। लक्षण क्या होगा रेबीज में? हल्का बुखार। लक्षण क्या होगा? तो एक लक्षण तो होगा हल्का बुखार हो जाएगा, और एक लक्षण होगा जल भित्ति। जल भित्ति, जल भित्ति का मतलब है पानी से डर लगेगा, पानी से डर, और पानी से डर लगने को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। फोबिया का मतलब होता है डर, और हाइड्रो यानी जल, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोफोबिया। ओके, चलिए, और इसमें क्या पूछ सकता है आपसे? टीके का नाम पूछ सकता है, टीका या उपचार। तो टीके उपचार में टीका क्या होगा इसका? इसके टीके का नाम है रेबीपुर का टीका, या इसको HDCV का टीका भी कहते हैं। लिखो रेबीपुर, रेबीपुर का टीका, टीके का नाम है रेबीपुर का टीका, या HDCV नामक टीका भी लगवाते हैं। HDCV टीका, HDCV टीका लगाएंगे कब लगाएंगे? देखो, टीके का समय, टीके का समय, रेबीज के टीके के समय के बारे में आपसे पूछ सकता है। रेबीज के टीके के समय के बारे में आपसे पूछ सकता है, क्योंकि इसमें जो है वो एक फिक्स अंतराल चलता है। 0 डे पर यानी पहले दिन, फिर तीसरे दिन, फिर लगाएंगे 7वें दिन, फिर लगाएंगे 14वें दिन। ठीक है, बात क्लियर? और 30वें दिन, वह 30वें दिन क्या क्या हो गया? 0 3 7 14 30, 0 3 7 14 30। आज कुत्ते ने काटा, आज लगाएंगे, 3 दिन बाद लगाएंगे, फिर 7 दिन बाद लगाएंगे, फिर दुगना समय 14 करेंगे, उससे दुगना लगभग हो गया 30। तो ये अपना क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? समय हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्तों? समय हो जाएगा। किसके लिए? रेबीज के लिए। तो ये महत्वपूर्ण वो 5 बिंदु थे जो विषाणु जनित में से जिनकी अंदर से आपको डिटेल पूछ सकता है। ठीक है, चलिए, क्योंकि मोस्टली जैसे रोग से उठाएगा तो रोग से एक प्रश्न तो नाम का ही उठाएगा, एक इनके अंदर से किसी टीके वगैरह का उठा लेगा। तो जो मैं कुछ महत्वपूर्ण बताते जा रहा हूं, जहां जहां बोलते जा रहा हूं, उन महत्वपूर्ण बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम जीवाणु जनित रोगों की। इसकी बात करते हैं जीवाणु जनित रोगों की। जीवाणु जनित रोग। ठीक है, हाँ, बस। जीवाणु जनित रोगों की बात करते हैं। जीवाणु जनित रोगों में पहला है हैजा। जीवाणु जनित रोगों में पहला कौन है? हैजा। अब हैजे के बारे में क्या पूछेगा? वही बात पूछेगा, रोग कारक। वो विषाणु के थे, ये जीवाणु के, पॉइंट तो वही रहेंगे। रोग कारक, तो हैजे का रोग कारक कौन हो गया? विब्रियो कोलेरी। ये बार बार पूछता है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। विब्रियो कोलेरी, तो रोग कारक है इसका विब्रियो, विब्रियो कोलेरी। रोग कारक कौन है? विब्रियो कोलेरी है। लक्षण क्या होंगे? उल्टी और दस्त। लक्षण है इसके उल्टी व दस्त होना, और उल्टी और दस्त होगा तो क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी में, ध्यान रहे। सावधानी, टीका या उपचार क्या रखना है? पानी उबाल कर पीना है। टीका या उपचार की बात करें तो हैजे का टीका होगा, और उपचार में हम क्या करेंगे?
पानी को उबालकर, पानी को उबालकर, पानी को उबालकर पिए। टीका कब लगाएंगे? टीके का समय या तो कभी भी हो सकता है, तो कभी भी लगा दो, ठीक है, कभी भी हो सकता है तो कभी भी लगा दो, कभी भी। यहां तक नोट कर लो। हो गया क्या? चलो भाई, ये हो गया, तो आगे चलते हैं हेजे के अगला। धन्यवाद भाई सुरेश। अगला है डिप्थीरिया। कौन सा है? डिप्थीरिया है। नंबर 2 लिखेंगे डिप्थीरिया। नंबर 2 लिखेंगे दोस्तों डिप्थीरिया। अब देखिए मित्रों, डिप्थीरिया में आपको क्या पूछेगा? वही बात पूछेगा, रोग कारक, ठीक है। रोग कारक कौन है? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के जैसा ही नाम है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई क्या हो गया इसका? रोग जनक हो गया, रोग कारक हो गया। लक्षण क्या है? सांस लेने में कठिनाई। लक्षण क्या है? श्वास लेने में, श्वास लेने में कठिनाई, श्वास लेने में कठिनाई, ठीक है। और इसके लिए जो टीका लगाते हैं वो टीका है इसका डीपीटी का टीका, डीपीटी। और इस डीपीटी के टीके में नाम ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 प्रकार के रोगों के लिए ये टीका है, ठीक है। और इसको एक साथ डीपीटी बोलते हैं। डी से डिप्थीरिया, डिप्थीरिया के अंदर भी यही टीका लगेगा। पी से पर्टूसिस, पर्टूसिस में भी यही टीका लगेगा। टी से टिटनेस, और टिटनेस में भी यही टीका लगेगा। तो डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनेस, तीनों में नाम पूछे टीके का तो डीपीटी का टीका ही होगा। और ये डीपीटी का टीका लगेगा कब? तो टीके का समय, टीके का समय हम देखें तो टीके का समय क्या होगा? देखिए दोस्तों, टीके का समय होगा 1.5 माह, 2.5 माह और 3.5 माह पर। 1.5 माह, 2.5 माह वह 3.5 माह पर, 3.5 माह पर क्या होगा? ये टीका लगाया जाएगा। तो ये हो गया टीके का समय, ये हो गया टीका। नोट कर लो। नोट कर लीजिए। अब देखो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है किसके बारे में? टिटनेस के बारे में। तो टिटनेस की बात करते हैं। हाँ भाई वंशीधर बोलो, ठीक है, टिटनेस की बात करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 हम बात करेंगे टिटनेस की। टिटनेस की बात करेंगे। टिटनेस के बारे में आपको पूछेगा, क्या क्या पूछेगा देखिए, वो सीधा आपसे कहेगा इसका रोग कारक कौन है, रोग कारक कौन है,
तो टिटनेस का जो टीका है, इस टिटनेस के टीका का रोग कारक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है इसके बारे में, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, लेकिन याद भी आ जाएगा, टिटनेस से टिटेनी याद आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो क्या हो गया, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी टिटनेस का रोग कारक हो गया। लक्षण क्या होंगे, तो टिटनेस में पक्षघात हो सकता है, अंगघात होता है, अंगघात हो सकता है, यानी कि लकवा आ जाता है। तो लिखेंगे लक्षण पक्षाघात, लक्षण है पक्षाघात, या इसी को कहते हैं अंगघात, या इसी को कहते हैं लकवा, पैरालाइसिस, पैरालाइसिस, ये टिटनेस के अंदर हो जाता है। ठीक है, धनुष टंकार रोग भी होता है, व्यक्ति जो है ऐसे मुड़ जाता है धनुष के जैसे, इसलिए। टीका, टिटनेस है तो टीके का नाम पता है, टीका कौन सा है, वही डीपीटी का, डीपीटी, टीके का नाम डीपीटी, टीके का नाम डीपीटी। और लगाएंगे कब, तो टीके का समय, टीके का समय जन्म के बाद 10 वर्ष पर, जन्म के बाद और 10 वर्ष पर। ठीक है, जन्म के बाद 10 वर्ष पर, ये हो गया टिटनेस, नोट कर लीजिएगा। महत्वपूर्ण, मैं बता दूं, अगर आपको डिटेल वाला मामला पूछेगा ना, अगर आपको डिटेल वाला मामला पूछेगा, हाँ बर्थ से, ये ना जन्म के बाद भी लगेगा, फिर 10 वर्ष पे भी लगेगा मेरे भाई, क्लियर हो गई ना बात है। चलो अब देखो, डिटेल वाला पूछेगा तो आपको जीवाणु वाले में से पूछेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं, पहले भी इन्हीं से पूछता है। नंबर 4, अब हम बात करेंगे किसकी, तपेदिक क्षय रोग या टीबी रोग, टीबी लिख दो, तपेदिक लिख दो, क्षय रोग लिख दो, या यक्ष्मा रोग लिख दो, या दमा रोग लिख दो, या ट्यूबरकुलोसिस लिख दो, ट्यूबरकुलोसिस एक ही बात है, ये सारे एक ही नाम है, टीबी, इसी को तपेदिक क्षय रोग, यक्ष्मा रोग, दमा रोग, ट्यूबरकुलोसिस रोग, ये लो। अभी डॉट्स चल रहा है, ठीक है, और डॉट्स टीबी को पूरी तरह से हराना है। ठीक है, शायद 2024 तक का लक्ष्य या 25 तक का रखा गया है, एक बार करंट में आप देख लेना, टीबी मुक्त करना है भारत को। तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इसका जो रोग कारक हो गया, रोग कारक, रोग कारक वो हो गया दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, लक्षण इसका देखें, लक्षण, तो लक्षण में आप कह सकते हो ज्वर यानी बुखार, बुखार होना, ज्वर होना, व खांसी, बुखार व खांसी। आपसे क्या पूछेगा, इसका टीका, तो इसका जो टीका पूछेगा, इसका टीके का नाम है टीएबी, टीके का नाम क्या है, टीएबी। टीएबी जो है इसका पूरा नाम आपसे पूछ ले तो टाइफाइड पैराटाइफाइड ए व बी इसका पूरा नाम है, लिख सकते हो यहां पर, टाइफाइड, क्या लिख सकते हो, टाइफाइड पैराटाइफाइड, टाइफाइड पैराटाइफाइड, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए व बी, ए व बी, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए व बी। कब लगाएंगे, जन्म के 2 वर्ष बाद, कब लगाएंगे, टीके का समय, टीके का समय जन्म के 2 वर्ष बाद, जन्म के 2 वर्ष बाद, जन्म के 2 वर्ष बाद कब लगाएंगे,
जन्म के 2 वर्ष बाद लगाएंगे। क्लियर? नोट कर लो। अगला है दोस्तों नंबर 5, टाइफाइड या मोती जरा। नंबर 5 अगला रोग है टाइफाइड, टाइफाइड या मोती जरा। टाइफाइड या मोती जरा। टाइफाइड या मोती जरा के बारे में पूछे, वही रोगजनक या रोग कारक, तो साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी क्या है? साल्मोनेला टाइफी इसका रोग कारक है। साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी इसका रोगजनक हो गया। इसके अंदर तेज बुखार होता है। लक्षण क्या है? तो लक्षण है दोस्तों तेज बुखार। लक्षण है तेज बुखार, और तेज बुखार भी कितने फ़ारेनहाइट? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट। सामान्यतः देखो फ़ारेनहाइट में मानव शरीर का ताप अगर अपन देखें तो मानव शरीर का ताप, मानव शरीर का तापमान, पहली बात ये ध्यान रखना, मानव शरीर को या मानव को तापमान के आधार पर क्या कहते हैं? समतापी। मानव क्या है? समतापी जीव है। समतापी का मतलब है, होमोथर्मल का मतलब है कि हर स्थिति में शरीर का तापमान बराबर बना रहता है, समान। डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना ही होगा क्या? जल्दी बताओ कमेंट्स करके। और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में 98.6। ठीक है, चलिए अब लक्षण के बाद हम बात करते हैं टीके की। और टीका, टाइफाइड के टीके की हम बात करें तो एक सेकेंड थोड़ा पीछे आएंगे, माफी चाहूंगा, थोड़ा पीछे आएंगे दोस्तों, एक बार थोड़ा माफी चाहूंगा, एक बार थोड़ा पीछे आएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सही कीजिए, क्योंकि देखो टाइफाइड सामने है ना, तभी तो माइंड बैठ गया कि यार ये तो लिख दिया अपन, तो टाइफाइड तो पढ़ा रहे, तो टाइफाइड आएगा कहां से? ठीक है, थोड़ा करेक्शन कीजिए इसको। टीबी का जो टीका होता है वो होता है बीसीजी का टीका। टीबी के टीके को क्या कहते हैं? बीसीजी, बेसिलस कैलामिटिन गुरिन, इसका पूरा नाम है बेसिलस कैलामिटिन, बेसिलस कैलामिटिन गुरिन। ठीक है, तो टीबी, तपेदिक, क्षय रोग, दमा या ट्यूबरकुलोसिस का टीका बीसीजी है। सही करो उसको, करेक्शन कीजिए, बाई मिस्टेक लिखा गया, करेक्शन कीजिए उसको। ठीक है, टीबी के टीके का नाम लिखिए बीसीजी। क्या है? बीसीजी। भाई मनुष्य गलतियों का पुतला होता है, स्वाभाविक है, लंबे टाइम से क्लास चल रही है तो आ गया दिमाग में, पहले चली जाता है कि भाई टाइफाइड पढ़ाएं या टीबी, वो कैसे टाइफाइड टीबी तो एक जैसे हो ना, तपेदिक टाइफाइड ऐसे, इसलिए हो गया। लेकिन तुरंत पकड़ में आ गया ना, आगे आते ही भाई, यहां पहुंचते ही पकड़ में आ गया कि भाई टाइफाइड या मोती जरा का टीका जो है वो तो टीएबी होगा, तो तुरंत आया कि टीएबी तो अपन लिख चुके, फिर ऐसे कहां लिख दिया टीएबी को अपन ने? तो टीएबी इसका टीका तो लिखेंगे टाइफाइड पैराटाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड पैराटाइफाइड, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए व बी, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए और बी। कब लगाएंगे? तो वो जन्म के 2 वर्ष बाद। टीके का समय, तो वहां टीके का समय भी बदलेंगे, वहां भी समय बदलेंगे टीके का समय, तो ये तो लगाएंगे जन्म के 2 वर्ष बाद, जन्म के 2 वर्ष बाद, जन्म के 2 वर्ष बाद। और वहां भी नाम चेंज करेंगे ना भाई, टीका चेंज हो गया तो टीके का नाम भी चेंज हो गया, तो वो जन्म के बाद 1 माह की उम्र में लगेगा। कब लगेगा? जन्म के बाद 1 माह की उम्र में। तो ये भी चेंज करो, एक बार पीछे आओ, थोड़ा सा पीछे आओ, एक छोटी सी चूक होती है, देखो कितना आगे पीछे होना पड़ता है। तो बीसीजी यानी टीबी का जो टीका है बीसीजी, इसका समय होगा जन्म के बाद
कब लगाएंगे? जन्म के बाद। करेक्शन कर लेना भाई इसको, जन्म के बाद 1 माह की उम्र, जन्म के बाद 1 माह की उम्र तक, 1 माह की उम्र तक, यानी 1 महीने के अंदर लगाएंगे। ये दोनों करेक्शन करो, टीका बदल गया तो समय भी बदलेगा, तो बीसीजी और 1 माह की उम्र तक। और अब आ जाओ यहां पर टीबी की बात करें, सॉरी टाइफाइड की बात करें। देखो ये टीबी और टाइफाइड दोनों कंफ्यूज कर रहा है, ठीक है। टाइफाइड या मोतीजरा की बात करें तो इसका टीका हो गया टीएबी, टाइफाइड पैराटाइफाइड ए व बी, और टीके का समय क्या हो गया? टीके का समय हो गया आपका जन्म के 2 वर्ष बाद। क्या हो गया? जन्म के 2 वर्ष बाद हो गया, जन्म के हो गया 2 वर्ष बाद। अगला है नंबर 5, ये करेक्शन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। नंबर 5 के बाद अगला है नंबर 6, ठीक है। कुष्ठ, कुष्ठ रोग, इसी को कहते हैं कोड, इसी को कहते हैं लेप्रेसी, लेप्रेसी, कुष्ठ कोड या लेप्रेसी। इसका रोग जनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। तो लिखो रोग जनक, रोग जनक है माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। क्या होता है इसमें लक्षण? प्रभावी जो स्थान होता है, हमारे शरीर का जो स्थान प्रभावित है वहां स्पर्श का अनुभव नहीं होता, यानी स्पर्श का अनुभव नहीं होता, इसमें शून्यता आ जाती है। सीधा लिख दो यार, शून्यपन, शून्यता, शून्यता आ जाती है। क्या आ जाती है? शून्यता आ जाती है। रोगी को स्वच्छ रखेंगे, रोगी का सामान उपयोग में नहीं लेंगे। यहाँ बात अंडरस्टूड बात है यार, सबको पता है, ठीक है। इसमें ज्यादा और कुछ नहीं लिखना। एक है प्लेग, एक है प्लेग, प्लेग में रोग जनक लिखो तो पाशुरेला पेस्टिस। प्लेग का रोग जनक रोग कारक कौन हो गया? पाशुरेला पेस्टिस, पाशुरेला पेस्टिस, पाशुरेला पेस्टिस हो गया। लक्षण क्या होगा? तेज बुखार, लक्षण क्या हो गया? तेज बुखार, लक्षण हो गया तेज बुखार। नोट करो, नोट कर लीजिएगा। मेहुल सालवी, ओके थैंक यू। एग्जाम होगा 110% होगा। हाँ बेसिलस क्लामिडियम ग्रुइन, ओके ओके गुड, हाँ शाबाश, हो गया इतना। चलो एक और लिख लो लास्ट, इसमें लास्ट लिख लो 8वां जीवाणु वाले में, एक और लिख लो, लास्ट लिख लो। आठवां लिख लो एक और लास्ट। और ये रोग कौन सा है? काली खांसी, कुकर खांसी या पर्टूसिस। देखो पर्टूसिस, पर्टूसिस, कुकर खांसी, पर्टूसिस या कुकर खांसी। इसके बारे में आपको क्या क्या पूछेगा? रोगजनक पूछेगा तो बोर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस। कौन है? बोर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस। लिखो रोग कारक, बोर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस, बोर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस क्या इसका रोगजनक है? ये बोर्डिटेला भी लिखा हुआ मिल जाता है कई बार, बोर्डिटेला पर्ट्यूसिस, कोई दिक्कत नहीं है, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आराम से टिक लगा दोगे, ठीक है। इसमें लक्षण क्या है? कष्टदायी खांसी होती है इसमें, है ना, कुकर खांसी नाम से ही है। लक्षण क्या हो गया इसका? लक्षण हो गया कष्टदायी खांसी, कष्टदायी खांसी, प्राण निकल जाते हैं, लगता है फेफड़े बाहर निकल के आ गए, ठीक है। टीका कौन सा लगाएंगे? देखो पर्ट्यूसिस है तो डीपीटी, टीका कौन सा लगाएंगे? डीपीटी, वही डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टूसिस टिटनेस, तो पर्टूसिस है तो डीपीटी। कब लगाएंगे? वही 1.5, 2.5 और 3.5 माह की उम्र पर। टीके का समय
टीके का समय, डीपीटी का टीके का समय तीनों में सेम ही रहेगा, तो 1.5 माह है, 2.5 माह है और 3.5 माह पर, 3.5 माह पर, 1.5, 2.5 और 3.5 माह पर क्या करेंगे, ये टीका लगाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बताओ। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताइए जल्दी। आ गई? चलो, तो ये हो गए जीवाणु जनित। क्या हो गए? जीवाणु जनित हो गए। थोड़ा सा वेट कीजिए, भर गया पूरा मामला, यहां पर पूरा भर गया, इसलिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए, स्लाइड लेनी पड़ेंगी, ठीक है। इंतजार कीजिए। चलिए अब चलते हैं आगे की ओर, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की ओर, आगे की ओर चलते हैं, तो इनको क्लियर करना पड़ेगा। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों नंबर 3, कवक जनित रोग। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग। और कवक जनित रोगों में देखो, हमें पता है एक तो है दाद, एक है खाज, एक है खुजली, खुजली, दाद, खाज, खुजली, गंजापन, ये है। तो इनकी कोई डिटेल है नहीं, केवल दाद को याद रखना, रिंग वर्म कहते हैं, रिंग वर्म कहते हैं, ठीक है। ओके, रिंग वर्म इसको कहते हैं। ये कई बार पूछ लेता है कि रिंग वर्म का रोग जनक है, तो वो कौन है? कवक है। कौन है? कवक। एक है दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग। कौन सा है? प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग। और प्रोटोजोआ जनित रोग में एक सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे, जहां से 100% अगर प्रोटोजोआ से प्रश्न उठाएगा तो वहीं से उठाएगा, वो है आपका कौन? मलेरिया। कौन है दोस्तों? मलेरिया। और मलेरिया में आपको क्या क्या पूछ सकता है? तो प्रोटोजोआ जनित रोग में मलेरिया के बारे में हमें डिटेल करनी है, तो मलेरिया की डिटेल करते हैं अपन। सबसे पहले बात लिखेंगे कि मलेरिया जो है दोस्तों, ये मलेरिया का रोग जनक कौन है? तो रोग जनक की बात करेगा तो हम कहेंगे प्रोटोजोआ है। कौन है? प्रोटोजोआ। रोग जनक कौन है? प्रोटोजोआ है। वो आपसे कहेगा इसका रोग वाहक कौन है? रोग का लार्वा, लार्वा कौन है? रोग जनक का लार्वा आपसे पूछे तो रोग जनक जो है ना प्रोटोजोआ, इसका लार्वा है प्लाज्मोडियम। कौन है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम लार्वा के कारण होता है ये रोग। कारक कौन है? प्रोटोजोआ। लेकिन इस प्रोटोजोआ का लार्वा है, और इस प्रोटोजोआ के लार्वा का नाम क्या है? तो प्रोटोजोआ के लार्वा का नाम है प्लाज्मोडियम। इस प्लाज्मोडियम के द्वारा ये होता है। मित्रों ध्यान रहे, आपसे कहे कि इसके लक्षण क्या हैं, तो तेज बुखार। लक्षण क्या है? तेज बुखार होना है। क्या है? तेज बुखार। आपको इसका वाहक पूछे कि इस रोग को कौन पहुंचाता है, तो ये प्लाज्मोडियम लार्वा जो है वो मादा एनाफ्लीज मच्छर के साथ आगे पहुंचता है। तो मादा एनाफ्लीज, एनाफिलिज, मादा एनाफिलिज मच्छर, मादा एनाफिलिज मच्छर। तो मलेरिया रोग का रोगवाहक कौन है? तो मलेरिया रोग का रोगवाहक है दोस्तों मादा एनाफिलिज मच्छर है। कौन है? मादा एनाफिलिज मच्छर है। आपसे पूछे इसकी औषधि क्या है, तो इसकी औषधि है कुनेन। औषधि कौन है? कुनेन है। औषधि कौन है? कुनेन। कहां से प्राप्त होती है? वृक्ष से। तो कुनेन का जो वृक्ष है, कुनेन जो प्राप्त होती है किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना नामक वृक्ष से। किससे? सिनकोना, सिनकोना नामक वृक्ष। और पूरा नाम है सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। क्या है? सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस इसका पूरा नाम है। पूरा नाम क्या है? सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस है। पूरा नाम क्या है इसका? हाँ खाली सिनकोना ऑफिसिनेलेरिस। और वृक्ष के किस भाग से? तो जो वृक्ष का भाग है, वृक्ष का भाग जिससे कुनेन औषधि प्राप्त होती है वो है दोस्तों छाल से। किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होता है। कुनेन जो है
वो सिनकोना वृक्ष की किससे प्राप्त होती है? छाल से प्राप्त होती है। ठीक है, ये बातें आपसे पूछ सकता है। आपको कई बार डेंगू का पूछ लेना, डेंगू का वाहक कौन है, तो मैं यहां नोट लगा के लिख देता हूं, नोट। डेंगू रोग का वाहक, डेंगू रोग, क्योंकि ये भी पूछा है, डेंगू रोग का वाहक, वो भी मादा ही है, लेकिन मादा एनाफिलिस नहीं है, मादा एडिज, मादा एडिज एजीप्टाई, एजीप्टाई नामक मच्छर है, नामक मच्छर है, मादा एडिज एजीप्टाई नामक मच्छर है। रेब्डो वायरस कहां, यहां कहां आ गया? तने से या रूट से? क्या तने या रूट से नारायण? छाल से प्राप्त होता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई क्या? तो हमने मानव जनित रोगों की बात की। अब मैं आपको यहां पर एक आउटलाइन बता रहा हूं दोस्तों कि हम जो रोग पढ़ेंगे, मानव रोग, इन मानव रोगों में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। मानव रोगों में एक तो हम जो बात करेंगे वो विषाणु जनित रोगों की, जो अपन कर चुके हैं, विषाणु जनित रोग जिनकी बात हम कर चुके हैं। ये दो ग्रुप है इसमें, ये तो फर्स्ट ग्रुप है और ये मानव रोग का सेकंड ग्रुप है। ठीक है, जो फर्स्ट ग्रुप है इसके अंदर विषाणु जनित रोग, इसके अंदर जीवाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, इसके अंदर ही आपके कवक जनित रोग, कवक जनित रोग, और इसके अंदर ही आपके कौन, इसके अंदर ही भैया कौन रे, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। ठीक है, सेकंड जो ग्रुप में हम पढ़ेंगे, सेकंड ग्रुप में हम जो रोग पढ़ेंगे हम मानव रोग में, वो हम पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे कौन सा, एक तो हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग, एक तो हम पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे लैंगिक संपर्क के रोग, एसटीडी रोग है ना, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी रोग, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अन्य रोग। क्या पढ़ेंगे? अन्य में अमीबियासिस वगैरह काफी आ जाएंगे। अन्य रोग हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अन्य रोग। देखो ट्राइसोमी वगैरह जो अपन पढ़ेंगे वो मैं जेनेटिक्स में बता दूंगा आपको। जो रोग इस तरह के होते हैं कि एक्स गुणसूत्र की अधिकता से कम से, वाई की अधिकता कम से, गुणसूत्र ज्यादा या कम होने से, उनको हम क्या कहेंगे? सिंड्रोम कहेंगे। कौन से रोग कहेंगे उन्हें सिंड्रोम। आप चाहोगे तो हम यहां पढ़ा देंगे सिंड्रोम। एक हो जाएंगे सिंड्रोम, सिंड्रोम तो क्लाइनफेल्टर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। ये हालांकि ये जेनेटिक्स से रिलेटेड है, गुणसूत्रों से संबंधित है, इसलिए हम जेनेटिक्स में पढ़ लेंगे या फिर यहाँ अलग से पढ़ लेना, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं। ओके, तो ये 8 रोग हो गए जिनमें पार्ट ए के अंदर जो थे अपने आज के इस मैराथन में, ये आपके क्या हो गए? कंप्लीट। ठीक है, मानव रोग के आज के मैराथन में आपका एक पार्ट जो है रोगों का क्या हो गया है? पूरा हो गया है दोस्तों। दूसरा ये जो पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये सेकंड पार्ट अपन अगले मैराथन सेशन में देखेंगे। मैंने इसलिए आपको इस तरह से पढ़ाया है कि अगला मैराथन सेशन कब आएगा मैं बता देता हूं। कल तो अपन क्या पढ़ेंगे? जो इकोलॉजी चल रहा है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे के टॉपिक करेंगे अपन। ठीक है, फिर जैसे ही टॉपिक हो जाएंगे 1-2 दिन 3 दिन के अंदर, मान लो बायोलॉजी के सारे टॉपिक हो जाएंगे, तो फिर लास्ट में एक मैराथन इनकी रख देंगे वापस से। तो आपके 2 पार्ट में ये पूरा हो गया। आपको ऐसे भी नहीं हुआ कि हमें बीच में अधूरा छोड़ा गया इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो ये हो गया आपका मामला। अब आपके कोई कमेंट्स और क्यूरीज हैं तो कमेंट्स और क्यूरीज आप लोग मेरे को पूछ सकते हैं। आपके कोई कमेंट्स या क्यूरीज हैं तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूं। अब आप मेरे से चर्चा कर सकते हो, आपको जो पूछना है वो चर्चा आप कर सकते हो, ही जो भी आपको चर्चा करनी है अब आप पूछ सकते हो। ठीक है, किसी को भी कोई चर्चा करनी है तो वो चर्चा कर सकता है।
कमेंट्स कीजिए, मैं बिल्कुल आप लोगों के जो है वो जवाब देने के लिए क्या हूं, तैयार हूं। ओके चलो बताइए, वीडियो टेस्ट क्या होता है, विडाल टेस्ट क्या होता है, ये करेंगे अपन। विडाल टेस्ट देखेंगे, एलिसा टेस्ट देखेंगे, दो प्रकार के अपन टेस्ट देखेंगे, दोनों की हम बात करेंगे। ठीक है, एक विडाल मलेरिया के लिए करेंगे और एक हम एलिसा टेस्ट करेंगे, वो एड्स के लिए करेंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, हाँ परी गोयल करिए। काला अजर रोग, काला अजर रोग जो है, ये काला अजर रोग भी आपको उसमें जो अन्य मैंने लिखा है उनके अंदर अपन इनकी बात करेंगे। नेत्रों से संबंधित रोग जो मोतियाबिंद है, ठीक है, इसके अलावा काला अजर रोग है, इन सब की हम वहां पर चर्चा करेंगे। ओके, वो अन्य जो लिखा उसमें यही सारी चीजें लिखी है। सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा क्या, विकास कह रहा है। नहीं विकास, ऐसी अभी तक कोई सूचना नहीं है, एग्जाम पोस्टपोन्ड होने जैसी अभी तक कोई सूचना नहीं है, इसलिए इन मिथ्या बातों के अंदर आप ना जाकर अपनी तैयारी को खराब ना करें। आपका जो अच्छा माइंड स्टेटस बना हुआ है, इस माइंड स्टेटस को आप खराब करने की कोशिश ना करें, अच्छा बनाए रखें। जिस तरह से शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बरकरार रखें। और बोले किसी का कोई क्वेश्चन, और किसी महानुभाव का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आपके कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट्स करके जरूर बताना। आज का सेशन आपको कैसा लगा। 2 अंक का काम यानी 25 में से 2 क्वेश्चन का काम आपका हो गया है। अगला जो सेशन लेके आऊंगा मानव रोग का पार्ट 2, उसके अंदर बचे हुए में से आपके 2 प्रश्नों का काम हो जाएगा। ठीक है, कल वही अपन जो रेगुलर पढ़ते हैं वहीं चलेंगे और कल के सेशन में वही सुबह 7 से 8 बजे तक अपन देखने वाले हैं। किसको, वो अपन देखें इकोलॉजी को देखेंगे। ठीक है, इकोलॉजी को हम देखने वाले हैं और इकोलॉजी में भी पोर्शन कौन सी बात करेंगे अपन, तीसरा पार्ट, जिसके अंदर ऊर्जा का प्रवाहन देखेंगे, पिरामिड देखेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल। ये 4 टॉपिक अपने उसमें बचे हुए हैं जो कल अपने पूरे हो जाएंगे। आप लोगों का लगभग बायोलॉजी कंप्लीट होने को आया है दोस्तों, लगभग बायोलॉजी आपका कंप्लीट होने को आया है। आपके जो कोई 1-2 टॉपिक बचे हैं तो वो मैं आपको बता देता हूं कि आपके कौन से टॉपिक अभी बचे हुए हैं। एक तो अपन इसमें बात करेंगे इंटॉक्सिकेंट एंड ह्यूमन हेल्थ, यानी कि मादक पदार्थ एवं मानव स्वास्थ्य की बात करेंगे, जिसमें गुटखा, अफीम, तंबाकू, मदिरा, शराब, इनके बारे में 10-20 मिनट का खेल है, कोई ज्यादा नहीं है। एक अपना बचा हुआ है कुछ फल सब्जियों के बारे में, ठीक है, दाल, फल, सब्जियां, ठीक है, पत्तियां, इनके बारे में बचा हुआ है, वो आधे घंटे का पोर्शन है। यानी ये दोनों टॉपिक जो है वो एक क्लास के हैं, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप लोगों के जो बचा हुआ है वो आपका ये पूरा हो जाएगा। फिर आप लोगों के केवल एक ही चीज बची हुई रहेगी, जेनेटिक्स। तो ये मान के चलो 2 दिन का जेनेटिक्स हो जाएगा, ठीक है, 1 दिन का ये हो जाएगा, 1 दिन का इकोलॉजी, 4 दिन, और 1 दिन का आपका बचा हुआ इसका पोर्शन, यानी 5 क्लास। अगले जो 5 क्लास होंगी उन अगली 5 क्लासों में आप लोगों का, यानी इस वीक में, अब जो कल से जो वीक आएगा, इस वीक में आपकी बायोलॉजी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपन स्टार्ट कर देंगे, क्या स्टार्ट करेंगे अपन, फिर अपन प्रौद्योगिकी पढ़ेंगे पहले, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री से 2-2, 3-3 क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, हद मार के 4 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आ जाएंगे या 5 आ जाएंगे, 4-5 क्वेश्चन ही फिजिक्स से आएंगे। लेकिन प्रौद्योगिकी के अलग से 2 टॉपिकों में से आपके 5 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें अपने क्या क्या है, जिसमें अपने एक अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, देखो बायोटेक्नोलॉजी मैंने पढ़ाई थी, एक तो अपने क्या है जिसमें, एक तो अपने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष एवं उपग्रह प्रौद्योगिकी, ठीक है, और एक हम जो बात करेंगे वो हमें हमारे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये अपने जो है ये 2 पोर्शन वहां रहेंगे। तो पहले अपन इन दोनों को पढ़ेंगे बहुत ही शानदार तरीके से डिटेल में, और पूरा करंट का मुद्दा भी साथ लेते हुए। अभी चंद्रयान 3 गया है तो क्या है उसका, लैंडर का नाम क्या है, रोवर का नाम क्या है, कब भेजा गया, किस तारीख को भेजा गया, कौन प्रोजेक्ट हेड थे, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इन सारी चीजों को करंट में मिलाकर हम चर्चा करने वाले हैं बायोलॉजी के बाद में। फिर जैसे अपनी प्रौद्योगिकी पूरी हो जाएगी, प्रौद्योगिकी मान के चलिए आपकी कम से कम 10 दिन तक चलेगी। 10 दिन प्रौद्योगिकी चलने के बाद में 5 या 6 दिन आपके फिजिक्स के लूंगा और 5 या 6 दिन आपके लूंगा मैं किसके, केमिस्ट्री के। तो आप मोटे तौर पे मान के चलिए 10 दिन की फिजिक्स केमिस्ट्री, 10 दिन की प्रौद्योगिकी 20 और 5 दिन ये। अब से ठीक 25 दिन के बाद में आप लोगों का कोर्स जो है वो शानदार तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी के आते हैं, बढ़िया तरीके करवा दी, फिर उसके बाद सबसे ज्यादा आते हैं टेक्नोलॉजी के, वो करवा दूंगा, फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री के, कोई झंझट नहीं रहेगा।
फिर आपके 2 4 5 दिन बचेंगे एग्जाम में, उसमें मैं आप लोगों को एक दिन बायोलॉजी की मैराथन लेके ऑब्जेक्टिव करवा दूंगा पूरे, एक दिन केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव की मैराथन ले लूंगा, और एक मैराथन लेके आपके फिजिक्स के क्वेश्चन सोल्व करा दूंगा, और एक छोटी मैराथन में आप लोगों के टेक्नोलॉजी के, यानी 4 दिन ले लूंगा, तो 4 दिन में आपके ऑब्जेक्टिव भी वहां पे क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब भैया बहुत हो गया, आज का समय हो गया है, दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद जय भारत।